तो बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे ये नहीं लिखा होता कि ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ एंट्री करो, इतना पैसा बनेगा। पेपर ट्रेडिंग पे आपके पास भी 20-30 फरारी होगी, मेरे पास भी 10-20 फरारी होगी, राइट। बहुत फैसिनेटिंग चीज है कि बटन दबा दिया, 10,000 20,000 लेके आके। 10th में मेरा डब्बा बिल्कुल गुल था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं शेर खान की फ्रेंचाइजी बंद करता हूँ और मैं कोई और प्रोफेशन में जाता हूँ। जॉब के लिए गया, एक जगह रिजेक्ट, 2 जगह रिजेक्ट, 10,000 20,000 30,000 का स्टॉप लॉस लगाते हैं। रियल वर्ल्ड में हम जाते हैं ना, तो हम लोगों को वो पेन होता ही नहीं। कुछ तो ऐसे भी आते हैं कि मैं सुसाइड के लिए सोच रहा हूँ, मैंने 2 साल बहुत लॉस कर दिया, मैं ट्रेडर हूँ, वही दिक्कत है। वेल्थ सीक्रेट के बारे में क्या सोचते हो? मैं मुंबई सिटी की बात करूँ तो खुद का घर लेना काइंड ऑफ बेवकूफ़ी है। आज के समय में आपका सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे लगा हुआ है? हेलो गाइज एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट फॉर द यंग माइंड्स ऑफ यंग ट्रेडर विराज। ठीक है, सो मैंने इस पॉडकास्ट का नाम यंग माइंड्स रखा है क्योंकि इसमें अपन इंस्पायर करने वाले जो यूथ अपने को देखता है। तो आपको पता ही है, पहले जो अपने गेस्ट हैं वीपी फाइनेंशियल्स रोहित सर, ठीक है, आप लोग इनको जानते होंगे बहुत अच्छे से। जब मैं ट्रेडिंग करता था, जब मैं भी यूट्यूब पे नहीं था, तब भी मैं इनके वीडियोस देखता था, इनके लाइव ट्रेड्स देखता था और काफ़ी मेरा जो स्टाइल है ट्रेडिंग का आपको थोड़ा बहुत सिमिलर भी दिखता रहेगा। ठीक है, सो हेलो सर, कैसे हो आप? बस थैंक यू, आई एम गुड। सबसे पहले चालू करते हैं कि फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड, कहाँ से चालू हुआ था ये सब कुछ जो आप आज ट्रेडिंग में भी आ गए, कंटेंट क्रिएशन में भी आ गए, बिजनेसेस में भी आ गए, और इससे पहले आप क्या क्या करते थे? तो इनिशियल डेज से मेरे हिसाब से जब आप 20 साल के थे, आप तब से चालू कीजिए कि क्या करते थे आप जब 20-21 साल के आप थे। बस मेरी जर्नी भी स्टार्ट 20-21 साल से ही हुई है ऑलमोस्ट। कैसा है कि ऑलमोस्ट आई थिंक 2009 में 9 की बात होगी, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, तो वो टाइम पे एक प्रोजेक्ट मिला था हमको कि यू हैव टू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज़ इन स्टॉक मार्केट एंड 1 साल के बाद आपको रिजल्ट अपडेट करना है कि आपने कैसे ग्रो किया, कंपनी को कैसे स्टडी किया। तो अब वो टाइम पे 11th स्टैंडर्ड का बच्चा तो क्या कर सकता है, बस टाइम पास किया। एक मेरे फ्रेंड के पप्पा है, वो एंजल ब्रोकिंग में उनका सेटअप था वो टाइम पे। अच्छा। सब ब्रोकरशिप था उनके पास, तो हम सब फ्रेंड्स मिलके उनके पास गए, पप्पा से 10,000 रुपीज़ लिया। अच्छा। उनको 10,000 रुपीज़ दिया, साइन वगैरह। और वो टाइम पे मैंने अपने नाम पे अकाउंट नहीं, डैड के नाम पे अकाउंट खुलवाया था। बस उनको 10,000 देते हुए हम लोग बस साइन वगैरह करते हुए बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमने ख़त्म किया। उसके बाद हम भूल गए कि भाई क्या है क्या नहीं, कुछ ट्रैक वगैरह नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं था, सारा दिन खेल कूद मस्ती वो चलती रहती थी। कॉलेज लाइफ तो मतलब आप समझ ही पाते हो, 10th के बाद। और मेरे केस में तो ऐसा है कि 10th में मेरा डब्बा बिल्कुल गुल था। मेरे पास 3 मार्कशीट है, पढ़ाई बिल्कुल मैं एकदम अच्छा नहीं था। बस ये था कि चलो भाई जल्दी बड़ा होना है, मस्ती करनी है, ये वो वगैरह। तो स्ट्रगल करते हुए मैंने 10th अपना क्लियर किया। तो 11th में ऐसा था कि चलो अब कॉलेज लाइफ है, अब उसको एंजॉय करना है, और इन बिटवीन ये प्रोजेक्ट आ गया, तो ये प्रोजेक्ट दिया मैंने। तो 1 साल के बाद लाइक जैसे हमको सबमिट करना था कि 1 साल के बाद क्या हिसाब किताब है बताइए। तो वो टाइम पे 2009 की बात है ये, तो 2008 की क्रैश के बाद 2009 में मार्केट अपना धीरे धीरे करते हुए निकल रहा था ऊपर। तो जो वो अंकल जी हैं, अमित अंकल उनको बोलते हैं, तो उन्होंने क्या किया था ना, उन्होंने सब बच्चों का जो भी है ना, रिलायंस, HDFC, जो भी बड़े बड़े कंपनी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उन कंपनी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर दिया था। और मुझे एग्जैक्टली याद है कि उसमें मुझे 32% का रिटर्न मिला था 1 साल के बाद। तो अच्छे अच्छे कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो 32%। तो अब बच्चे को अगर बिना कुछ किए 3200 रुपये ऐसे दिख रहे हैं बनते हुए, और अपने को वो टाइम पे क्या चाहिए था, मस्ती करने के लिए पैसे चाहिए, खाने पीने के लिए पैसे चाहिए, ऐसे करने के लिए। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ कि मुझे मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ देखना है। बट पैसे होते नहीं थे, तो जस्ट मैं देखते रहता था, हम 1-2 दोस्त थे साथ में देखते रहते थे। वो टाइम पे ऐसा नहीं था कि आपको प्रॉपर चार्टिंग प्लेटफॉर्म वगैरह मिल रहा है, एक्सपेंसिव होता था, मतलब इंटरनेट का भी इशू रहता था प्रॉपरली, आपको याद होगा कि इतना ज़्यादा एक्सेस वगैरह नहीं था। तो ऐसे करते हुए हमने स्टार्ट किया, धीरे धीरे करते हुए 2013 में फिर मेरी शादी हो गई। पैसे को थोड़ा बहुत और इंटरेस्ट से देखने के लिए स्टार्ट किया मैंने। मल्टीपल जॉब्स किए हैं मैंने, मल्टीपल बिजनेसेस किए हैं मैंने। आप अगर काउंट करवाऊंगा तो आप हैरान परेशान हो जाओगे। मैंने दाल मिल की फैक्ट्री पे काम किया हुआ है, खुद की फैक्ट्री थी मेरी। डैड के साथ काम किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस देखा हुआ मैं, अब दोबारा फिर से कंस्ट्रक्शन के बिजनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। लेडीज़ इनरवेयर्स के ऊपर काम किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया हुआ है। बट ये जो भी मैंने मल्टीपल बिजनेसेस किए, हमेशा क्या होता था कि अब समझो लेट से 10 बजे दुकान पे जाना है, मुझे काम करना है, तो मार्केट 9 बजे 9:15 बजे खुल जाती है। तो 10 बजे के आसपास मैं शॉप पे पहुंचने के बाद वो करंट बिजनेस पे ध्यान न देते हुए अंकल को कॉल कर रहा हूँ, अंकल इसका भाव क्या चल रहा है, 100 रिलायंस ले लो, 10 रिलायंस ले लो, जितना भी, हाँ
जितना भी मतलब पैसा रहता था ये वो वगैरह, जो भी पॉकेट मनी मिल रही है या डैड कुछ फिक्स इनकम दे रहे हैं, या लेट से कहीं जॉब कर लिया था मैंने इंश्योरेंस कंपनी में, मैंने 1 महीना जॉब भी किया हुआ है, वहाँ से पैसा आ रहा है, तो मतलब ऐसा होता था कि वो पूरा का पूरा उड़ा देता था मैं। अब ये लक बाय चांस आप बोल सकते हो, लकी बोल सकते हो कि मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव थी थ्रू आउट, इसलिए मैं सर्वाइव कर पाया। और लिटरली ऐसा होता था कि मैं और मेरी वाइफ बेट करते थे कि ये महीने की लेट्स से फॉर एग्जांपल 25,000 रुपीज़ मुझे सैलरी आई, अब ये 25,000 कितने दिन तक टिकेगी, मतलब मार्केट में कितने दिन तक ये टिकेगी। Okay. तो वो बोलती थी कि 10 दिन में नहीं टिकेगा, मैं बोलता था नहीं 15 दिन ये बार टिका लूँगा। ऐसा था, पैशनेट था, पैसा कमाना है, कुछ भी करते हो कमाना है। ये यंग लोगों को डेफिनेटली समझना चाहिए कि आज के डेट में ऐसा सपोर्टिव पार्टनर थोड़ा सा डिफिकल्ट है मिलना। साथ में कैसा है कि इतना डेडिकेशन के साथ, अब मैं देखता हूँ कि हाँ आपके चैनल पे, मेरे चैनल पे ये कमेंट्स वगैरह आते होंगे कि सर मैं 1 साल से ट्राई कर रहा हूँ बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ तो ऐसे भी आते हैं कि मैं सुसाइड के लिए सोच रहा हूँ, मैंने 2 साल बहुत लॉस कर दिया ये वो वगैरह। तो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मैं इतने साल, मतलब बैक इन 2011 से लेके 2016 की बात होगी, 5 साल तक मैं स्ट्रगल करता रहा। उसके बाद जाके मैंने फाइनली जब स्विंग ट्रेडिंग वगैरह 2015 में सीखने के बाद, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद 2016 में मैंने शेर खान की फ्रेंचाइजी ओपन की विद दैट थॉट प्रोसेस कि लोग मेरे पास आएंगे, अकाउंट ओपन करवाएंगे, एक बेनिफिट मेरा भी होगा, साथ में मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ कि इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कैसे होता है। और वहाँ से मेरा यूट्यूब का भी जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए, ये बहुत कम लोगों को पता है कि 2018 में बिफोर फुल फ्लेज यूट्यूब पे आने से पहले, मैं पहले था यूट्यूब पे बट बहुत कम व्यूज़ होते थे और मैं बहुत लिमिटेड काम करता था, इंटरेस्ट मेरा कम था, शेर खान पे ज़्यादा था। 2018 में मार्केट क्रैश हुआ था, स्टॉक्स नीचे आ रहे थे और स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप जिसमें मैं फोकस करता था वो नीचे की तरफ आ रहे थे। तो मैंने अगेन छोड़ दिया था मार्केट की, भाई नहीं। क्यों छोड़ रहा था? क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट्स थे, अब मेरे पैसे लगे हुए हैं स्टॉक्स के अंदर लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। बट लेट्स से अगर आपके पैसे लगे हैं तो आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन होता है, ये मेरा नेचर है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। और आपके पैसे से टूट रहे हैं और बिकॉज ऑफ मी, तो मैं उसको चीज़ों को मैं नहीं बेयर कर पाता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं शेर खान की फ्रेंचाइजी बंद करता हूँ और मैं कोई और प्रोफेशन में जाता हूँ, जॉब ढूंढता हूँ ये वगैरह। मैंने ऐसे भी किया, पुणे में ही रहा था, आपके पुणे में ही रहा था 1 महीने तक, वहाँ पर पढ़ाई वगैरह करते हुए। वो टाइम पे मेरे पास बेबी भी था, 2 साल का बेबी था मेरा। लगभग 1-1.5 महीना पढ़ाई वगैरह करके एग्ज़ाम दिया, आउट ऑफ 100 आई थिंक मेरा उसमें आया था 88 के आसपास। 17 लोगों के बैच थे, 17 लोग थे उसमें, 16 के 16 IT प्रोफेशनल्स और मैं फाइनेंस बैकग्राउंड, वो भी जो धक्का मार के आया हूँ। ऐसा हालत था मेरा। 88 आया, जॉब के लिए गया, 2018 एंडिंग की बात है ये। जॉब के लिए गया, 1 जगह रिजेक्ट, 2 जगह रिजेक्ट, और मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि 70% वालों का हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, बट मेरा सिलेक्शन नहीं, क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि किस्मत से सब कुछ कनेक्शन। तो फाइनली मैंने बोला भाई सब कुछ छोड़ दो, मार्केट के लिए मुझे लगता है कि इनर कॉलिंग आए कि मार्केट के लिए मैं बनाऊँ। 2019 से फिर से मैंने स्टार्ट किया कि भाई अब मुझे फुल फ्लेज यूट्यूब के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। 1 आधा महीना पहले मैंने प्रैक्टिस किया और उसके बाद मैंने सीधा 1 मिनट से मैंने स्टार्ट किया। देखता था मार्केट, वहाँ पर भी पुणे में भी था मार्केट, देखता था मार्केट, मैंने कभी छोड़ा नहीं। कनेक्शन हमेशा था ही था कि भाई देखना तो है, एटलीस्ट ट्रैक करते रहना। लाइव ट्रेडिंग चालू किया डायरेक्टली यूट्यूब पे। जब मैं भी आपको जब देखता था, मेरे को याद है पहले आपके जो प्रॉफिट्स थे वो 2,000 3,000, फिर धीरे धीरे 8,000 10,000, फिर धीरे धीरे 15,000 20,000, फिर ऐसा करते करते लाख 2 लाख 3 लाख तक आप, मतलब वो पूरी जर्नी मैंने खुद ने विटनेस की है। डेली लाइव ट्रेड आप करते थे। तो अभी तक जो आपने जर्नी बताई उससे मैंने एक चीज़ रिलेट भी करी है। जैसे रिसेंटली मेरा भी अभी एक बुक लॉन्च इवेंट हुआ था, तो सेम लाइन मैंने उसमें बोली थी कि आपने जो बोला कि पैसा कमाना गोल है, चाहे जैसे फर्क नहीं पड़ता, सिंपल है। मतलब ऑब्वियसली लीगल तरीके ही करेंगे तभी यहाँ पे बैठे, है ना। तो पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, चाहे जैसे। आप खुद को बाउंड मत कर लो कि मैं ऐसे ही पैसे कमाऊंगा, मैं ट्रेडिंग से ही कमाऊंगा, ठीक है ना। तो जो लोग नए लोग आ रहे हैं, ट्रेडिंग से ही कमाऊंगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ट्रेडिंग से भी कमाऊंगा, पहले आप बेस बना लो। पहले आप लोग
आपके पास जो जॉब है एग्जिस्टिंग उसको कंटिन्यू करो, राइट। तो यही माइंडसेट था आपका भी, क्योंकि आपने देखा नहीं कि ठीक है ट्रेडिंग में लॉस हुआ कोई बात नहीं, मैं जॉब्स के ऊपर चले गए, आपने बिजनेसेस किया, आपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में काम किया, फैक्ट्री पे काम किया, आपने शॉप्स में काम किया, राइट। तो ये सारी जर्नी आपने देखी, तो आप रेडी थे जो मिल रहा है वो करने के लिए, ऐसा नहीं बाउंड नहीं कर लिया कि नहीं कैसे भी दिन आ जाए मैं तो यही करूंगा। तो सबसे पहला लर्निंग अपने को ये मिलता है कि गोल क्लियर रखो, पैसा कमाना है, ट्रेडिंग से कमाना है, उसके लिए ट्राई करो, उसके लिए आप मेहनत करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मैं आती हुई अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर दूंगा, ये एक है। दूसरा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि आज के ज़माने में एक अच्छा पार्टनर मिलना डिफिकल्ट बोल रहे हो, मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल हो चुका है, आप डिफिकल्ट बोल रहे हो, है ना। तो मेरे को बात करते करते ये क्वेश्चन है कि आपकी एज अभी क्या है? मेरी अभी एज 33 है। 33, ओके। और आपका शादी कितने साल में होता, आप कितने साल के थे जब? मैं आई थिंक आप मिला ली 2013 में मैंने शादी हुआ था, मतलब मैं 22 ईयर्स का था। 22 ईयर्स में आपने शादी कर ली थी? मतलब तो ये हम लोग मतलब के कैसा था ये? हम लोग के केस में कैसा होता है कि मेरी मॉम की तबीयत कंटिन्यूस ख़राब रहती है, 2-3 बार ऑपरेशंस, बड़े मेजर ऑपरेशन हो चुके हैं। तो हम लोग का ऐसा था कि जैसे आप समझो आपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स देने गए होंगे तो आपको घर वाले पूछते होंगे कि क्या परसेंटेज एक्सपेक्ट, कैसे जा रहे हैं एग्जाम्स। तो मेरे केस में ऐसा था कि मेरे घर वाले पूछ रहे थे कि कब है लास्ट एग्ज़ाम, ओके, ताकि शादी कर पाए, जल्दी शादी कर पाए, ऐसा है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि जब मेरे वो टाइम पे फैक्ट्री होती थी हमारी लेडीज इनोवेस की, तो वो टाइम पे हम लोग उसको क्लोज करने वाले थे क्योंकि सेल्स का बहुत इशू हो रहा था। ओके। और जो मेरे इन लॉज वाले हैं मुझे वहाँ देखने आए थे, हाँ हाँ कि फैक्ट्री क्योंकि पे। अरेंज मैरिज के हिसाब से जो आते हैं देखने के हिसाब से, तो आए थे। तो सब कुछ बात हो गया, उन्होंने बात किया, इंटरव्यू लिया, ये वो वगैरह। तो जब लास्ट में जब उठ रहे थे, जाने वाले थे वो टाइम पे मेरे डैड ने क्लियरली बताया कि भाई हम ये बिज़नेस अभी बंद करने वाले हैं। वो टाइम था आई थिंक थर्सडे का दिन था, मंडे को ये जा रहा है मोरबी टाइल्स के बिजनेस के लिए रिसर्च करने के लिए, तो हम आपको अभी क्लियरली बता रहे हैं। अच्छा। उसके बावजूद भी आई डोंट नो मेरे फादर इन लॉ ने क्या देखा ये वो वगैरह, स्टिल ही कंटिन्यूड एंड सैटरडे को मेरा रोका हो गया। तो उनका वो इन्वेस्टमेंट अच्छा चला जो आप में उन्होंने इन्वेस्ट किया, बोल सकते हैं। ओके। और एक क्वेश्चन है कि आपकी जो वाइफ है फिर वो आपसे कितने छोटे थे? अगर आप खुद 22 सेम ईयर्स के थे, 7 months 7 days छोटी में। तो उस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा था कि मैच्योरिटी उनमें भी है, आप में भी है, कि आप एक प्रॉपर शादी No, करके absolutely no. आगे फाइनेंस भी मैनेज कर पाओ और ये एक मैरिड लाइफ को कंटिन्यू कर पाओ? एब्सोल्युटली नो। क्या आप प्रिपेयर्ड थे उसके लिए? फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर देखो मैं आपकी पॉडकास्ट में ना बहुत कुछ जो मेरी इनसाइड वाली चीज़ें मैं ओपन कर देता हूँ आज। कैसा हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि थर्सडे के दिन पे मेरे फादर इन लॉ मुझे देख के गए। फ्राइडे के दिन पे बात हुआ कि भाई ओके, उनके तरफ से ओके हो गया कि अब हमको लड़की वालों को देखना है। तो मैंने देखा अपनी वाइफ को। सैटरडे के दिन पे ऐसा हुआ कि मेरे पेरेंट्स वर एक्साइटेड कि भाई लड़की हमको पसंद है, यू हैव टू से येस कैसे भी करके। मैं तैयारी कर रहा हूँ, मंडे के लिए मुझे जाना है, ट्रेन बुक करना है, ये वो वगैरह सब मेरा वो माइंडसेट। हाँ, मोरबी के लिए मुझे जाना है। बट मेरे पेरेंट्स बहुत क्यूरियस थे, तो मैंने जस्ट ऐसे बोला, नहीं हम बोलते कि चल ठीक है यार, ये ओके यस बोल दे। तो मैंने शादी के लिए भी यस ऐसे बोल दिया। ओके, तो यस बोल दिया ताकि आप आगे। हाँ, मैं मतलब अपने बिजनेस के ऊपर okay. यस, अपने बिजनेस पॉइंट, मेरे माइंड में वो बिल्कुल नहीं कि गर्ल कैसे दिख रही है, क्या है उसके हॉबीज, क्या है, क्या मैच होगा नहीं होगा, वो मैंने डिसीजन ऐसे ले लिया। ओके। तो मैं जो मोरबी का रेफरेंस है, बहुत यूजर्स को नहीं समझ में आ रहा, अभी मेरा भी रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ लोगों को। पूरे इंडिया में आप बोल सकते हो टाइल्स का जो मार्केट है, स्पेशली जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो वहाँ पे होलसेल में लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि जो टाइल्स स्पेशली जो बिल्डर्स है वगैरह, उनको उनके सिटी में जो मिलता है मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 50% कम प्राइस में बेटर क्वालिटी गारंटी के साथ आपको मोरबी में मिल सकता है। लेकिन वहाँ पे भी आप अगर सही से नहीं जाओगे तो वहाँ पे भी आपको मतलब स्कैम होने के चांसेस होते हैं। तो आपको अगर नॉलेज है कि टाइल्स का प्रोडक्ट कैसा है तो आप ज़रूर वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे आपका घर बन रहा हो चाहे जो भी बन रहा हो। जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो क्या आपको डे 1 पे पता था कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे? क्या आपने क्विट करने का कितने बार सोचा है ट्रेडिंग, ये भी बता दो। बहुत बार। आज भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको? देखो अभी मेरे को काफ़ी लोग कुछ ऐसा थॉट्स में रखते हैं, अभी ये रिस्पेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से शायद कभी बोलते नहीं होंगे, या ये वो चीज़ें जो बात है समझ में आती, जो चीज़ें। सितंबर 2023 में मैंने वीडियो डाला था अनाउंस करते हुए कि आई एम क्विटिंग इंट्राडे। ठीक है, अब जिस बंदे ने 1 लॉट से स्टार्ट किया, वो 10 लॉट 20 लॉट 30 लॉट इतने लाइव ट्रेडिंग सेशंस लिए, जो टुप पे आया, इतने वीडियोस डाले, लॉस वाले बोलो प्रॉफिट वाले, आज वो बंदा ये क्यों डिसाइड कर रहा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग वो आज स्टॉप कर रहा है?
तो देखो उसका सिंपल फंडा है, एक पर्टिकुलरली एक सैचुरेशन टाइम आता है Right. जहाँ पर इनर कॉलिंग आती है कि बॉस अब आपका लेट से कुछ एयूएम बन चुका है आपका, राइट अब आपको ये दाव पे नहीं लगाना है, Right. अब आपको यहाँ से थोड़ी सेफ जर्नी जानी है। देखो रिस्क आदमी कब लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल आज आप 10,000 लेके आए हो मार्केट में, आपने ऑप्शन खरीद लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, 10,000 चलेगा ही वो। लेट से अगर आप 10 करोड़ लेके आओ, डालोगे 10 करोड़ आप? नहीं, बिल्कुल नहीं डाल नहीं डालोगे। तो वही थिंकिंग आती है जब आपका एयूएम बन चुका है तो आप अदर सोर्सेज देखते हो, डाइवर्सिफिकेशन देखते हो कि बॉस अगर लेट से फॉर एग्जांपल मार्केट खराब चल रहा है तो क्या करेंगे, बिल्कुल राइट? तो यही थिंकिंग और प्लस बीइंग अ फैमिली वाला बंदा, बिल्कुल यू हैव टू बी Responsibility सिक्योर, से। यस यू हैव टू सिक्योर कि बॉस अब यहाँ से मैं बड़ी गेम नहीं खेल सकता हूँ। ज़्यादा क्या हो सकता है कि आप एक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर काम करो, उस पर अपना कैपिटल का 1% 2% वहाँ पर रख दिया आपने, अगर वो ग्रो नहीं भी होता तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। रेस्ट आपको फैमिली के हिसाब से अगर अपना पोर्टफोलियो वगैरह बढ़ाना है, इक्विटीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट, रियल स्टेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट जहाँ से रेंट आ रहा है, एफडीज़ के ऊपर, लोग एफडीज़ को बोलते कि मैं नहीं करना चाहिए, बट लिक्विडिटी के हिसाब से एफडी भी रखना चाहिए, ज़रूरी है। कल को लेट से आपको कुछ 19-20 हो जाता है तो सबसे पहले एक्सेस होता है एफडी के ऊपर, Right. जो घर वाले इजीली कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स या वाइफ या जो भी लिटरेट नहीं है तो एटलीस्ट इतना तो पता है कि भाई ये एफडी हम तोड़ के भैया पैसा ले सकते हैं, राइट ऐसा। तो तो बात एफडीज के वही ऊपर है लगाना कि चाहिए। ये जो इन्फ्लुएंसर्स है फाइनेंस के, एफडी का नाम इतना बर्बाद हो चुका है कि लोग बोलते हैं एफडी मत करो, एफडी मत करो, एफडी मत करो। तो मेरे हिसाब से एक्चुअली सेम सेंटेंस में ऑलरेडी अपने कुछ वीडियोस में बोल चुका हूँ कि जब तक आपको पता नहीं है कहाँ इन्वेस्ट करना है तो पैसा पड़ा है उससे अच्छा एफडी में ग्रो ही होगा ना 7% से। 7% आप कमाने निकले हो तो आप अगर मतलब ये सोचोगे कि नहीं ये तो कम है, तो 0 से तो बेटर है। तो आप अगर एफडी कर रहे हो, मान लो आपको 2 साल तक कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे अभी मेरा भी पोर्टफोलियो मैंने पूरा सेल आउट कर दिया था आज से 4 महीने पहले, वो तो अब मेरे को लगता है कि यार काश में थोड़ा होल्ड करे तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 के बजाय 55-60% हो जाता। लेकिन वो मैं पैसा लिक्विड रखा हूँ ना, करेक्शन का वेट कर रहा हूँ, 10% आएगा, तो जब तक खाली पैसा पड़ा या इधर उधर खर्च हो जाएगा उससे बेटर एफडी ही है। तो एफडी बिल्कुल भी गलत नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपके पास अनदर अपॉर्चुनिटी रेडी है। तो जब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी रेडी नहीं है आप एफडी बिल्कुल कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से एफडी में कोई भी गलत बात नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट अपन ये इस पे आते हैं, मान लो आज आप ट्रेडर नहीं होते तो आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे होते, और 2024 में अगर कोई बिजनेस आपको करना है तो वो कौन सा बिजनेस होता? देखो अगर मैं ट्रेडर नहीं होता तो आज के डेट में जो सर्विस इंडस्ट्री में जो काम है जो मैंने देखा है, जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर अजम्पशन लेते हैं कोई भी सर्विस पकड़ लीजिए, जैसे जोमेटो पकड़ लो आज, राइट आज वो सर्विस में न बंदा खुद खाना बनाता है राइट ना कुछ करता है, आज आप उसका ग्रोथ देख सकते हो, कितने लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है। स्टॉक 48-50 के आसपास कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं था, 250 के आसपास 270 का अभी हाई चल रहा है ये हो रहा है, और यहाँ से अभी वो एक्सपेक्ट कर रहा है सब चीज़ें। ओला का एग्जांपल, भले ही लॉस मेकिंग कंपनी है, सर्विस से ही पैसे आए, इन्वेस्टर्स ने पैसे दिए और उन्होंने अपने तरीके से ग्रो कर दिया। तो मुझे सर्विस इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। राइट सर्विस इंडस्ट्री में कैसा है कि आप अपना आओ स्किल सेट दिखाओ या कुछ भी सर्विस दो जहाँ पर आपको सिर्फ अपना माइंड यूज करना है। राइट तो Mind स्मार्ट use वर्क करते हो हो। गया ये, Yes, है ना। yes. तो एक तरीके से और एक स्मार्ट वर्क यहाँ पे ये है कि सर्विस बेस्ड जो बिजनेस है स्मार्ट वर्क तो है, लेकिन जोमेटो ने स्विगी ऑलरेडी था सेम मॉडल कर लिया, उबर ऑलरेडी था, ओला वालों ने सेम मॉडल अपने कंट्री में लॉन्च कर दिया। तो ये ज्यादा स्मार्ट वर्क है। आपको नहीं लगता कि अपना दिमाग लगा के कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाने के बजाय जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करके भी मार्केट में सर्वाइव कर रहे लोग, और सर्वाइव ही नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आजकल के जो यंग लोग हैं, मैं उनको मतलब मैं भी ये बोलना चाहूंगा और आप भी इस पे आपका एडवाइस दो कि लोग ऐसा सोच रहे कि मैं कुछ अलग प्रोडक्ट बनाता हूँ, मैं कुछ नया प्रोडक्ट बनाता हूँ, कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं बनाया, और उसी की वजह से जो स्टार्टअप का फेलियर रेट आपको पता होगा कितने % स्टार्टअप्स आज कहीं भी नहीं है। तो क्या यही रीजन है कि वो लोग यूनिक प्रोडक्ट बनाने के पीछे भाग रहे हैं रादर देन जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूव करके अपना बेस्ट देके बेस्ट मार्केटिंग करके वो लोग जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं? आपका क्या टेक है इस पे? देखो डेफिनेटली इसमें हम लोग एक सेकंड थॉट ये डाल सकते हैं कि मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई टाइम मैं भी ऐसा था कि कुछ यूनिक करना है, कुछ यूनिक करना है, कुछ यूनिक करना है। क्योंकि कैसा होता है कि भाई समझो फॉर एग्जांपल लेट्स से आज आप क्रिप्टो पे गोल्ड पे या क्रिप्टो पे काम कर रहे हो, बिटकॉइन पे, आपका स्टाइल है, बट मुझे अच्छा लगता है, मैं आपसे थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करूंगा ना, तो थिंकिंग ये आती है कि नहीं ये तो कॉपी कर रहा है। ऐसा है। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं सोचता हूँ कि मैं करता ही समथिंग डिफरेंट हूँ,
लेट्स से जैसे आज आपने पॉडकास्ट का ही प्लान किया हुआ, अब आपका थीम और ये सब चीज़ें हम सब कुछ नेचुरली बात कर रहे हैं, राइट? ये यूनिक क्यों कर रहे हो आप? स्टैंड आउट करने के लिए, राइट? तो सेम थिंकिंग दूसरों की भी होती है कि लेट्स से कि मैं कुछ ऐसा यूनिक प्रोडक्ट लेके आऊँ, उसका मैं मोनोपोली करते हुए बैठूँ और मैं उसी पे ज़िंदगी और बैठ के कमाऊँ। बट इस पे ये देखना पड़ेगा कि आपने 1 बार 2 बार 3 बार अटेम्प्ट कर लिया, चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अब जैसा बेला वीटा का आपने देखा होगा, बेला वीटा, राइट राइट राइट, स्पैम हो चुका है, स्पैम। वो ब्रांड ऐसा मैं तो बोलता हूँ, एड्स पे भी इतने व्यूज है, जनरली लोग एड्स स्किप करते हैं इंस्टाग्राम वाले, लेकिन एड्स पे भी बेला वीटा के इतने व्यूज है। और मेरे हिसाब से ये जो कमाल, ये पर्सनल ब्रांडिंग का है। जो उनका एडवर्टीजमेंट है कि भाई वो दुबई के किसी परफ्यूम एक्सपो में गए और एक किसी रिच आदमी को उन्होंने स्मेल करवाया, तो उसने बोला कि कम से कम ये $1000 का परफ्यूम लग रहा है, तो बोले नहीं भाई ये सिर्फ $100 का है, तो व्हाई यू सेलिंग इट सो चीप, यू शुड सेल इट एट लीस्ट $1000। तो ये मार्केटिंग एकदम ऑर्गेनिक करी है उन्होंने, डायरेक्टली पब्लिक में घुस गए। जैसे कि मान लो अब अपन यूट्यूबर है, तो मैं लाइव पे जनरली एक क्या बोलते हैं, सर्वे करता हूँ कि भाई आप लोग बताओ कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है। मैं अपने मुंह से बताने के बाद आप बताओ, मैंने जो आपको मान लो कुछ पढ़ा है, आपको कैसा लगा आप बताओ, मैं अपनी तारीफ करने के बजाय आप ही बताओ। तो एक पर्सनल ब्रांड है, पहली बात कि भाई फेस वैल्यू, जो बेला वीटा के फाउंडर है उनका पॉडकास्ट आ रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को खुद आके सेल करें। इसीलिए आजकल जो मतलब ज्यादातर बिजनेस ओनर्स ना खुद आ रहे हैं कैमरा के सामने, चाहे रियल एस्टेट डेवलपर्स हो, चाहे स्टार्टअप फाउंडर्स हो, चाहे डाइटिशियन हो, न्यूट्रिशन हो, डेंटिस्ट हो, हर कोई आपको पॉडकास्ट पे दिख रहा है। तो उसका रीजन है पर्सनल ब्रांडिंग। तो भले ही एक प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, दूसरा प्रोडक्ट का फाउंडर बहुत अच्छा है, या फिर फाउंडर दिखता है सुर्खियों में, बैनर्स पे, रील्स में, तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट एक का अच्छा है, एक का फाउंडर में दम है, तो लोग ज्यादातर जाना चाहते हैं, अरे हमने इसको देखा है, इसका प्रोडक्ट होगा तो अच्छे ही होगा, क्योंकि बंदा जेन्युइन लग रहा है, बंदा हमको दिखता रहता है। तो आपको क्या लगता है, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए या फाउंडर में दम होना चाहिए? और अगर कॉम्बिनेशन हुआ तब तो बेस्ट ही है। कॉम्बिनेशन बेस्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर समझो लेट्स से अच्छा है, अभी एग्जांपल लेते हैं कि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका वो अच्छा नॉलेज है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ही ले लो, चलो एग्जांपल, नॉलेज अच्छा है, सब कुछ है, अब कंपेयर करके देखो, अगर आप देखोगे तो चैनल का ग्रोथ ये वो वगैरह आपको आइडिया आएगा उस हिसाब से। तो सेम चीज़, अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है बट सेल्समैन अच्छा नहीं है, राइट 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 राइट, तो नहीं हो पाएगा। तो अगर सेल्समैन अच्छा है तो उसकी फिर लॉन्गिटिविटी जो बोलते हैं वो नहीं हो पाएगा, तो भी चलेगा फिर। हाँ, बट फिर भी वो लॉन्गिटिविटी नहीं होगी वो। राइट राइट। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ बॉर्न एंड ब्रॉटअप मैं पैदा हुआ था, उल्लासनगर में, तो वहाँ पर क्या होता है ना, आए दिन नई नई कंपनीज आती है, जैसे फॉर एग्जांपल बेल्जियम वेफल, यहाँ पर सब कुछ कॉमन है, बट वहाँ के लोगों के लिए ना दैट इज़ वेरी मच न्यू, राइट, ठीक है। तो बेल्जियम वेफल हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ वड़ा पाव सेंटर्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जब आपने लेट्स से वो ओपन किया ना, तो स्टार्टिंग में वो बहुत भीड़ दिखेगी, 1 आधा 2 महीने, जब तक पूरे वहाँ के सिटी ने मतलब लेट्स से 5-6 लाख लोग रहते हैं, 10% लोग भी पकड़ते, 50,000 लोगों ने जब तक बिजनेस दे दिया, तब तक आपको लगेगा यार ये तो सॉलिड फटने वाला है। बट अगर 2-3 महीने के बाद अगर आप देखोगे, सेल्स डाउन, मतलब जितने खुलते हैं उससे ज़्यादा बंद होते हैं, राइट। ऐसा। तो उसी का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर लेट्स से सेल्समैन अच्छा है तो वो प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, तो चीज़ें हो पाएगी, दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट, नहीं तो नहीं चलेगा वो। तो सिर्फ प्रोडक्ट पे कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट में बहुत दम है, प्रोडक्ट में बहुत दम है, ऐसा भी नहीं चलेगा। सेल्समैन भी आपको अच्छा होना पड़ेगा, ये भी एक बात है। तो अभी अपन बात करते हैं सर कि आप आपका सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो? स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, एफडीज में? आज के समय में आपका सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे लगा हुआ है? देखो, भले ही मैं ट्रेडर हूँ, बट मेरे केस में दिक्कत क्या होती है ना, मेरे केस में दिक्कत ये होती है कि मैं ट्रेडर हूँ, वही दिक्कत है। अच्छा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज अगर मैं रिलायंस, अगर मेरे पास 1500 में पड़ा हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि ब्रेकआउट में मैंने ट्रेड लिया है और वो अच्छा मूव कर रहा है, 1500 से 1800 का टारगेट दिख रहा है मुझे, वहाँ पर रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। अब मेरे अंदर वो इन्वेस्टर वाली क्वालिटी नहीं है जो मैं इंडिविजुअल स्टॉक को 1800 पे देखने के बाद मैं उसको एग्जिट नहीं करूँ। तो बाय एंड फॉरगेट वाला जो इशू है, वो मतलब बाय एंड फॉरगेट वाली जो क्वालिटी है वो मेरे अंदर नहीं है। तो वो मैं काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा हूँ, और ये चीज़ होल्ड नहीं कर पा रहे हो इन्वेस्टमेंट्स को भी। यस। तो वो दिक्कत के लिए तो मैंने क्या किया है, अभी 2023 एंड में, 2024 के स्टार्टिंग में स्टार्ट तो किया था अच्छा खासा, बट फिर ये मार्केट को रॉकेट देखते हुए फिर मैंने 24,500 25,000 के नियर अबाउट मैंने सब एग्जिट कर दिया। गोल्ड्स वगैरह इन्वेस्टमेंट मेरा पड़ा हुआ है,
और मेरे लिए फिर इजी क्या है जो मेरे नेचर के साथ सूट करता है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कैसा है कि मैं बार बार एनएमई तो ट्रैक करूंगा नहीं, राइट। ये ट्रेडर बनना एक ब्लेसिंग भी है, तो ये ब्लेसिंग के अंदर ये इश्यूज भी है कि आप ज़्यादा नहीं कर पाते हो, कंट्रोल नहीं हो पाता। राइट। 1 मिनट वाला ट्रेडर कहाँ से डेली चार्ट और ब्रेकआउट के ऊपर ज़्यादा टाइम सस्टेन कर पाएगा वो, क्योंकि आप बिजनेस ऐसा कर रहे हो जिसमें कि 15 मिनट में प्रॉफिट दिख रहा है, बुक कर रहे हो। Yes. और बाद में जाके आप ये देख रहे हो कि चलो मेरे को इस स्टॉक को 10 साल होल्ड करना है। हाँ। तो ये मैच नहीं हो रहा है। नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा बट रहा है। ऐसा मैंने देखा है कि कुछ ट्रेडर्स जैसे कि पहले हो चुके विजय केडिया हो गया या जितने भी बड़े राकेश झुंझुनवाला सर है, स्टार्ट ट्रेडिंग से करते हैं, बाद में इन्वेस्टर बन जाते हैं और उसमें भी काफी ज्यादा वो लोग आगे जाते हैं। ओवर द ईयर्स की बात तो है उनको वो। पूरा तरह से ट्रेडिंग छोड़ देना पड़ता है, तब वो इन्वेस्टर बन पाते हैं। देखो, पैरेलल ही नहीं चल पाएगा। उनके केस में भी क्या होता था, अगर आप समझो 1-2 एग्जांपल भी ले लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो बेयर कार्टल में थे, राइट। हाँ, राइट। राइट, तो बेयर कार्टल में उन्होंने आज शॉर्ट किया लेट्स से, तो कल ही निकाल देते थे क्या? नहीं निकाल देते थे। कुछ वो लोगों को महीनों, कुछ 15 दिन, 20 दिन, तो आदत तो वहीं से थी। ओके। मेरा और वो कंपैरिजन ही नहीं ना। मैं लेट्स से 1 मिनट पे ट्रेडर हूँ, मैं नेक्स्ट मिनट पे भी निकल सकता हूँ और नेक्स्ट मिनट में निकला हूँ। राइट। फ्रिक्शन और सेकंड्स में मैंने ट्रेड लिया हुआ है, तो वो तो कोई कंपैरिजन नहीं है, वो तो बहुत बड़े लोग हैं, बिल्कुल। वो तो कंपैरिजन नहीं है। तो उनका कैसा है कि ट्रेडर बोलते हैं बट वो काइंड ऑफ स्विंग ट्रेडर और इन्वेस्टर के हिसाब से कैटेगरी में हम बोल सकते हैं, ऐसा है। हम तो हार्डकोर इंट्राडे ट्रेडर थे, सही है। अब नहीं बोल सकते, हार्डकोर इंट्राडे थे। तो रिसेंटली सर आपने क्रिप्टो भी चालू किया है, तो क्रिप्टो में आप बिलीव करते हो? सबसे पहले ये चीज़, क्रिप्टो पे मैं कुछ टाइम पहले, अगर आप 1-1.5 साल 2 साल पहले की बात करोगे तो नहीं, मैं बिलीव नहीं करता। बट बीच में मैंने कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़े थे, चाहे आपके फरारी हो गई, चाहे बड़े ब्रांड्स हो गए यूके यूएस में, अब वहाँ पर उन लोगों ने क्रिप्टो को एज एन एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया हुआ है कि आप क्रिप्टो दे के आप हमारे प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं ऑल द वे मैं सब सोचते हुए फाइनली मैंने कंक्लूड किया कि हाँ बॉस, कुछ तो ये बड़ी चीज़ है और जो बड़ी और हो सकती है। और अगर आपको अभी पता होगा कि अभी रिसेंटली अभी अपना ब्रिक्स का समिट होने वाला है, तो वहाँ पर भी न्यू करेंसी का लॉन्च करने का ये लोग प्लान कर रहे हैं। तो अब जो यूएस का डोमिनेशन या जो पर्सनल लेवल पे जो कंट्रीज़ का जो डोमिनेशन चलता है कि भाई आईएनआर ही चलेगा या डॉलर ही चलेगा, अब वो ख़त्म होने वाला है ये कहीं ना कहीं। तो उस हिसाब से क्रिप्टो को सबसे ज़्यादा स्कोप है। राइट। तो दुबई वगैरह में तो लोग रियल एस्टेट बाय कर रहे हैं, गाड़ियाँ बाय कर रहे हैं क्रिप्टो से। तो इंडिया इसको अडेप्ट कर पाएगा? दुबई का सीन कैसा है, दुबई रिस्क टेकर कंट्री लगता है मुझको कंपैरेटिवली। राइट। और अगर आप यूके यूएस वहाँ पर वो लोग कैसा है ना कि अंग्रेज लोग, वो लोग को थोड़ा एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है। राइट। क्योंकि उनका एटीट्यूड लेवल हमेशा हाई रहता है, राइट। तो उन लोगों ने अगर एक्सेप्ट किया है तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली फिर वेस्टर्न में एक्सेप्ट हो गया, तो यहाँ पर धीरे धीरे भी ये सब यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाए। ट्रेडिंग तो एक्सेप्ट हो चुकी है ना। राइट। तो ये चीज़ तो आपने सही, मतलब एक वर्ड में डिस्क्राइब कर दिया, दुबई को रिस्क टेकर कंट्री है। क्योंकि मैं काफ़ी बार गया हूँ बट ये पर्सपेक्टिव से सोचा नहीं, क्योंकि वो लोग पानी के ऊपर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, चाहे जो भी इंजीनियरिंग लगा रहे होंगे उसमें, मुझे पता नहीं। वो एक हो गया, टॉलेस्ट टावर बनाया था, अब उससे टॉलेस्ट टावर भी वही बनाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं, ना टैक्स ले रहे लोगों से, अपना टूरिज्म, लोगों को लगता है कि ऑयल मनी के ऊपर है। आज भी अगर दुबई की कोई तारीफ करता है तो कमेंट्स में आता है ऑयल मनी। बट लोगों को ये पता ही नहीं है कि भाई 3% या 2% के आसपास ही ऑयल से रेवेन्यू आ रहा है आज की तारीख में। मेजर रेवेन्यू खुद बनाया उन्होंने एज अ बिजनेस, जैसे कि टूरिज्म सबसे ज्यादा रेवेन्यू उनको देता है। उनके टूरिस्ट के प्लेसेस उन्होंने खुद बनाए, नेचुरल नहीं है, वो एक डेजर्ट का ढेर था, है ना। तो रिस्क कंटिन्यू लेना चाहिए। अपन दुबई से सीख सकते हैं कि आप भले ही कहाँ से कहाँ चले जाओ, जैसे कि टॉलेस्ट टावर हमारे पास है ऑलरेडी दुबई, वो लोग बैठ सकते थे कि हमारे पास ही कोई और सोच के बनाने से पहले खुद ही अभी दुबई में ही और एक टॉलेस्ट टावर बना रहे हैं। तो बात वही है कि खुद का कंपटीशन बन जाओ, बी बेटर देन योरसेल्फ। जितना आप कल थे उससे बेटर अगर आज हो जाओ तो मेरे हिसाब से आपके डेवलपमेंट में कोई रोक नहीं सकता। और सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको किस चीज़ का शौक है? गाड़ियों का शौक है आपको? गाड़ियों का देखो, अभी रिसेंटली मैंने अभी ऑडी खरीदा है। तो रिसेंटली मतलब जर्मन गान खरीदा है, तो उससे समझ में आया कि हम इंडिया पे, जैसे मेरे पास पहले टाटा नेक्सॉन थी, तो हम मजबूती सोचते कि इंडियन गाड़ी बहुत मजबूत है ये वो वगैरह। बट अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो जर्मन गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा सेफेस्ट है। उन मतलब जिस हिसाब से चीज़ें ऑफर करते हैं, पैसा ज़्यादा लेते हैं
और साथ में जो इंजन का डिफरेंस मुझे समझ में आया, राइट। सब टेस्ट ड्राइव कर लिया ये वगैरह, तो अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया, तो अभी जस्ट शौक चल रहा है तो मेरा। आपने ऑडी Q3 लिए? ऑडी Q3 ओके, लिया। तो ये क्या पड़ गया आपको ऑन रोड? ऑन रोड अराउंड 60 lakhs। ओके, और ज़्यादातर ऑडियंस का ये क्वेश्चन रहेगा कि कितना देती है माइलेज? लगभग 5-6 के आसपास। 5-6 के आसपास। 5-6 डीजल है? नहीं, पेट्रोल पेट्रोल। में? ऑडीज में अभी डीजल नहीं आती। नहीं आता है, ओके। तो और एक दूसरा क्वेश्चन, ये भी ऑडियंस का क्वेश्चन है और थोड़ा थोड़ा मेरा भी है, मेंटेनेंस का कॉस्ट क्या आता है? मेंटेनेंस का अभी देखो, जैसे मैंने 60 lakhs एक्चुअली पूरा कॉस्ट नहीं है, 60 lakhs में पैकेज भी इंक्लूडिंग है। ओके, उसमें 5 years का पैकेज है और प्लस एक्सटेंडेड वारंटी भी इंक्लूडिंग है। 60 lakhs पूरा पैकेज के साथ लिया मैंने। तो पैकेज के लिए कितना आपने एक्स्ट्रा पे किया है? अराउंड 4.5 lakhs। 4.5 लाख। तो उसमें आपके 3 सर्विस फ्री आपको मिल रहा है? 5 years तक अपना समझिए, 5 years तक मेरे को इंश्योरेंस का पैसा पे करना है, रेस्ट कुछ पे नहीं करना है मेरे को। ओके, सब कुछ चाहे कुछ including है। पार्ट डैमेज होता है तो भी? एवरीथिंग। रेस्ट छोटा टेयर वेयर तो आपने को देखना पड़ेगा, हल्का फुल्का। राइट, राइट। रेस्ट आपकी गाड़ी जाएगी और आएगी, ऑयल चेंज होते हुए आएगा, कुछ दिक्कत नहीं। तो वही है कि ज़्यादातर लोग डरते हुए कि भाई मेंटेनेंस आएगा, इसीलिए उस तक नहीं जाते हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली फॉर्च्यूनर लिए, मेरे को भी वो 50 की पड़ गई, तो 10 डालता तो शायद एक ब्रांड आ जाता और। बट मैंने भी यही सोचा कि भाई टोयोटा है, रिलायबल है, मतलब उसका देखना नहीं पड़ता, मेंटेनेंस नहीं, रफ एंड टफ है, कैसे भी भगाओ, कहीं भी डालो, मतलब कहीं भी चढ़ा दो गाड़ी, ऐसी उसकी इमेज बनी हुई है। तो आप ब्रांड लेना पहले से चाहते थे, या आपको भी थोड़ा लेने से पहले डर था कि भाई मेंटेनेंस ज्यादा आएगा? नहीं, डर भले ही तो ट्रेडर है, बट लोग सोचते हैं कि ट्रेडर है तो ये कितना भी अंधाधुंध पैसा उड़ाता पानी होगा, की तरफ पानी की आएगा। तरफ आएगा। तो मोटी चेन मोटा पैसा, ये रील्स लगा देते हैं लोग ट्रेडर के पीछे, ये गाना लगा देते हैं। तो आपने कभी ऐसा डरे हो आप कि खर्चा करने से पहले, यार खर्च करूँ या ना करूँ इतना 60 लाख रुपीस? देखो मेरा ना, मतलब जो मैं बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में अपने डैड का मतलब समझो बहुत बड़ा फॉलोवर हूँ, ऐसा है। तो हमेशा से मेरे डैड ने ऐसी लाइफ जी है ना कि सबसे पहले मेरे बच्चे, उसके बाद मेरी वाइफ, उसके बाद मैं। ओके, तो मेरे लाइफ में भी सेम ऐसा है कि सबसे पहले मेरा बेटा, फिर मेरी वाइफ, उसके बाद मैं। हाँ, पेरेंट्स का लेयर और इंक्लूडिंग है, ऐसा है। तो कार लेना, कार चलाऊंगा मैं, मतलब मेरे पर्सनल यूज़ के लिए, इतना खर्चा करूँ नहीं करूँ, ओके, मेंटेनेंस का तो सेकंड थॉट है कि मैं अपने ऊपर इतना खर्चा करूँ या ना करूँ। 60 लाख में हो सकता है कि मैं अपने 30 लाख की गाड़ी ले लूँ, 30 लाख का FD करवा लूँ राइट, अपने ये तो बेटे थॉट का। कभी भी आता है। ये ऐसे थॉट्स। तो फाइनली मैंने सोचा कि भाई यार लाइफ है, और जब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, और प्लस मेरी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है कि भाई हाँ हमको भी गाड़ी चाहिए अच्छी वाली, ओके, तो मैंने डिसाइड करते हुए लिया कि भाई चलो भाई अब तो लेनी है। और 3 ऑप्शन सीधे तो मेरे पास। 60 लाख की गाड़ी एक रिलैक्स माइंड से लेने के लिए बैंक में कितने पैसे होने चाहिए? 60 लाख की गाड़ी अगर रिलैक्स माइंड से लेना है, अगर लोन नहीं लेना है, तो मेरा सिंपल फिलोसॉफी है कि एटलीस्ट वॉरेन बफेट साहब तो 1:2 बोलते हैं कि आपके पास 2 गाड़ी खरीदने की औकात होनी चाहिए, तब आपको एक लेना है। मैं 3 का एंगल पकड़ता हूँ ओके, कि तो अगर मतलब 3 हो, आप बाय कैश अगर ले सकते हो आज के आज, तो आप लो, भले ही बाद में लोन कराओ, कुछ भी करो, यस यस, बट उतना कैपेसिटी रख के ही आपको वो लेना है। yes, ओके, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप बता सकते हो कि आपने उसमें, मतलब फाइनेंस एंगल से ऑब्वियसली सबको पता है कि कैश नहीं लेना चाहिए, अपने सीए भी अपने को यही एडवाइस करती है। तो आपने पूरा कैश पे किया या फिर आप नहीं, पूरा कैश का तो कोई सेंस ही नहीं है। नहीं, लगभग 60 और 40 का रेशो था। ओके, 20-25 के आसपास आपने डाउन पेमेंट किया और नहीं, बाकी 60% मैंने पे किया, 40%, हाँ ओके, 40%। तो उसका कितना ईएमआई आता है आपको? अराउंड 64-65 65,000। तो फाइनेंस का रूल पूरा फॉलो करके आपने लिया है कि भाई जो ईएमआई आता है मंथली इनकम के इतना होना चाहिए, ईयरली इनकम के इतना डाउन पेमेंट देना है, सब फॉलो करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये डिसीजन ऐसा नहीं कि भाई मेरे को गाड़ी लेनी है, मैं ट्रेडर हूँ, ऐसा जोश में तो नहीं लिया? नहीं, जो ईएमआई जाती है वो मेरे पैसिव इनकम से जाती है। पैसिव इनकम मेरे पास इतना है कि मैं वो अफोर्ड कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये गाड़ी ली है। तो रेंटल इनकम आप वही बोलना चाह रहे हो? रेंटल इनकम, तो मतलब आपने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं? यस। तो रियल एस्टेट में बहुत लोग बोलते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज लेनी चाहिए या घर लेना चाहिए? ज़्यादातर जो लोग मतलब मिडिल क्लास
अपन बोल सकते हैं, तो वो लोग कभी भी जैसे पुणे मुंबई के सिटी में उनके लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले घर होता है, दूसरी इन्वेस्टमेंट करना है तो भी वो घर ही लेते हैं कि हमने एक फ्लैट लिया, अब हमने दूसरा फ्लैट लिया, अब हमने तीसरा फ्लैट लिया। तो वो लोग कमर्शियल प्रॉपर्टीज की तरफ कभी जा ही नहीं रहे, या तो नॉलेज नहीं है कारण, या तो डर बैठा है उनके मन में। तो आप क्या प्रेफर करते हो, आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी प्रेफर करते हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी? कमर्शियल, ऑलवेज कमर्शियल, ऑलवेज। ओके, कोई चांस ही नहीं है कि आप रेसिडेंशियल आज के रेट पे, अगर मुंबई की बात करें, आप अगर 2 करोड़ 2.5 करोड़ का अगर 2 BHK लेते हो तो वहाँ पर आपको रेंट मिलता है 25, 30, 35 हज़ार। राइट। ROI निकाल के देखोगे तो 3.5-4% के आसपास निकलता वो है। भी ज्यादा बोल दिया आपने, 2.5-3%। 2.5-3% के आसपास बैठ रहा है। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस वगैरह का सॉर्ट आउट कर ले तो 4% का एक एवरेज बैठता है। तो वो लगाने से अच्छा FD करवा लो। तो वही 2 करोड़ का जो कॉर्पस है, आप अगर कमर्शियल में करते हो तो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं मुंबई सिटी में? जैसे आप मुंबई से ठाणे में, तो मान लो ओवरऑल मुंबई में 2 करोड़ रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो आप कितना % रेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हो, सब मेंटेनेंस वगैरह जाके, ऑल इंक्लूसिव 2 करोड़ आप दे रहे हो विद स्टैम्प ड्यूटी? देखो, सिंपल सा फंडा आपको माइंड में रखना है। अगर आपको रेंटल के इसमें जाना है कि आप उसमें से स्मार्टली कमाना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको FD से ज़्यादा कमाना है। अगर मैं आज सिंपल कुछ नहीं करता हूँ, सीधा जाता हूँ बैंक में, किसी बैंक में, और मैं उनको पैसे देता हूँ, मुझे 7% मिलेगा। बिल्कुल राइट। अगर मैं यहाँ पर रिस्क ले रहा हूँ, प्रॉपर्टी बाइंग इज रिस्क, राइट, क्योंकि लिक्विड नहीं है वो। साथ में वहाँ पर कैसा है कि स्कैम हो गया, बिल्कुल फ्रॉड, ये वो वगैरह जो भी चीज़ें हो गया, तो ये सब रिस्क भी है। प्लस रेट नहीं बढ़ा तो, रेंट नहीं आया तो, ये सब रिस्क है। तो एटलीस्ट उसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो मिनिमम मेरी थिंकिंग ये है कि 2 to 3% ज़्यादा मिलना चाहिए FD से। ओके, मतलब 9 to 10% का यील्ड मिलता है आपको, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब आपकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन होती है, तो वो सही इन्वेस्टमेंट है। नहीं तो चुपचाप FD करवा लो अगर नहीं मिलता है। राइट। तो इससे एक कंक्लूजन मैं भी ये निकालना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू वही है जहां पे आपको मिनिमम 7% प्लस का रेंटल आता है। यस, मिनिमम 7 तो मिलना ही चाहिए। यस। बट आज के ज़माने में क्या हो रहा है ना कि बिल्डर्स ऑलरेडी इतना रेट हाई कोट कर रहे हैं कि रेंटल वो भले ही प्रॉमिस करे या वहाँ पे उस एरिया में उतना रेंटल होगा भी, वो निकल के आ रहा है 5.5 से 6%। तो मार्केटिंग के दौरान भी बिल्डर्स अभी यही कर रहे हैं कि 5.5-6% आपको अश्योर्ड रेंटल दे रहे हैं, तो वो लोग प्रॉमिस भी नहीं कर पा रहे 7% तक। इसका रीज़न यही है कि वो लोग या तो अपने माइंड में भी वो एक्सपेक्टेशन कम कर दे रहे हैं कि जैसे आपको 9% मिल रहा है, मैंने कुछ लिया हुआ है, मेरे को 7.5% के आसपास मिल रहा है ऑल इंक्लूसिव। लेकिन जो मैं आजकल मार्केटिंग वगैरह देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये फिगर्स कहीं नहीं है, ना मार्केटिंग के बैनर्स पे है कि आपको 9% अश्योर्ड रेंटल मिलेगा। तो ये ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट्स है सर, या फिर हम इस तक कैसे पहुंच सकते हैं? जैसे मुंबई शहर की आप अगर बात करोगे तो जितना मैं एडवर्टीजमेंट्स में देख रहा हूँ, मेरे को नहीं दिख रहे ऐसे प्रॉपर्टीज बैनर्स पे एडवर्टीजमेंट्स में कि भाई जो आपको 9% तक दे रहे हैं। तो आपका क्या तरीका है ढूंढने का ऐसे प्रॉपर्टीज? देखो, आज के रेट में वेयर हाउसेस की बहुत डिमांड है। ओके। और अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको पता होगा कि जो अपर साइड का मुंबई है, साउथ साइड ये वो, जहाँ पर लेट्स से लोअर परेल, इधर उधर जो भी वेयर हाउसेस हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं डाउन साइड में, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ खचाखच बढ़ा हुआ है। तो लोग शिफ्ट हो रहे हैं डाउन साइड। डाउन साइड कहाँ? भिवंडी, नासिक, ये सब डाउन साइड नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो नीचे के साइड अगर आप यहाँ पर एक्सप्लोर करोगे तो बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। हंटिंग करना पड़ेगा। राइट। जैसे आप बोल रहे हो कि एडवर्टाइजमेंट पे लिखा हो और जाएं और आपको 9% मिले, ये नहीं होगा। तो बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे ये नहीं लिखा होता कि ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ एंट्री करो, इतना पैसा बनेगा। राइट। तो मतलब जो चीजें आपके आंखों के सामने बार बार आ रही है वो आपके लिए नहीं है, वो रिटेलर्स के लिए। जैसे अपन मार्केट में भी देखते हैं, रिटेलर वर्सेस ऑपरेटर देखते हैं, वो गैम्बलर्स के लिए। तो वही हाँ कि भाई चलो सामने दिख गया 5%, चलो जाके इन्वेस्ट कर। जिसके पास बहुत अंधा पैसा पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगा। जिसको सच में कुछ आउटकम निकालना है उसको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी प्रॉपर्टीज पहले बड़े लोगों के पास जाती होगी, वो मार्केटिंग में नहीं आती। और अगर कोई इतनी मार्केटिंग वाली प्रॉपर्टी है तो समझ जाओ कि वो बड़े लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, फिर आप तक आ रही है वो प्रॉपर्टी। क्या ऐसा अपन समझ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मान लो कोई प्लॉट खाली है क्रीम लोकेशन पे, तो अभी अपन उस बिजनेस में अपने को थोड़ा बहुत है, तो अपने को पता है ये इतना अच्छा लोकेशन का प्लॉट है, ये खाली क्यों है, कुछ प्रॉब्लम है तभी खाली है। 100%। तो वही अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है जिसको पता नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, वाह कितना क्रीम लोकेशन है, चलो ये तो सस्ते में भी मिल रहा है, तो उसको बाद में पता चलता है कि क्यों सस्ते में। ऐसी बात है। ओके। सो सर आजकल ट्रेंड चालू है दुबई जाने का, तो मेरे को ये बताओ कि क्या आपने कभी सपना देखा है आप दुबई जाना चाहोगे? क्योंकि आप भी एक ट्रेडर हो,
और ऐसा नहीं है कि जो लोग क्रिप्टो फॉरेक्स करते हैं वही दुबई जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कभी क्रिप्टो फॉरेक्स नहीं करते, बैंक निफ्टी ही करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, बट वो लोग भी दुबई में रहते हैं। तो आपने कभी ऐसा ड्रीम किया है क्या, या आपकी इच्छा है फ्यूचर में ऐसा कुछ करने की? देखो डेफिनेटली अभी कैसा है ना, ये जो आप बोल रहे हो ना कि अपार्ट फ्रॉम क्रिप्टो ट्रेडर्स जो बाकी के लोग भी जा रहे हैं, जो ट्रेडर भी नहीं वो भी जा रहे हैं, राइट राइट राइट। अपना बिजनेस लिटरली यहाँ से वाइंड अप या यहाँ पर कुछ ऑटो पायलट पे डालते हो, वहाँ पर अलग बिजनेस खोलते हुए भी लोग जा रहे हैं। उस केस का लाइक मैंने तो सोचा हुआ, मैं उसके बारे में बताता हूँ, बट क्यों जा रहे हैं उसके पीछे का रीज़न ये है, हायर टैक्सेशन, और हायर टैक्सेशन के अगेंस्ट में कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, ये मैं बोलता हूँ कि मेरा भारत मान कि बिल्कुल टैक्स यहाँ पर भरना चाहिए, बट उसके अगेंस्ट में कुछ मेरे भारत मान को देना भी चाहिए कि भाई बॉस मेरे लेट्स से अगर हम पकड़ते हैं कि इन्वायरमेंट अच्छा हो, बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि मट्टी से नहा लिया, ऐसा इतना हालत ख़राब है, कुछ मतलब सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर नहीं चल रहा है। तो वो चीज़ों को इंडिया को फोकस करना चाहिए। यही मेजर रीज़न है कि हम टैक्स भरने के बाद कुछ मिल नहीं रहा तो लोग यहाँ से उठ के जा रहे हैं। राइट ओके, तो ये थिंकिंग, ये एग्रेशन कभी मेरे माइंड में भी आता है कि यार फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। राइट। तो एक ऐसा सिस्टम अगर हो कि अपने से तो 1-1 रुपए का हिसाब लिया जाता है, जैसे मेरे दोस्त ने मेरे को 10,000 रुपए भेजे, तो ये दोस्त ने तुमको क्यों भेजे, अरे भाई मेरा दोस्त है मैंने भेज दिया, बट वो भी हिसाब लिया जाता है। तो अपने को भी कुछ ऐसा पोर्टल हो जिससे कि ये 1-1 रुपए का हिसाब है, आपका पैसा यहाँ यूज हुआ है, वो किसी और चैनल से करप्शंस के थ्रू कहीं बाहर ना जा रहा हो, इसकी गारंटी भी मिल जाए तो भी एक मन को सेटिस्फेक्शन रहेगा। बराबर। तो वही बात है, जीएसटी तो है ही, इनकम टैक्स भी है, सब कुछ है, बट बदले में मिल रहा नहीं है जो मिलना चाहिए, न जैसे रोड्स, दूसरी कंट्रीज न आपको एयर, न मेडिकल फैसिलिटी। आप काउंट करते जा सकते हो कि इतना जो बाहर, देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल आज 35% आप टैक्स भरते हो, बिल्कुल यूएस में 50% है, ठीक है, Right. बाकी कंट्रीज में भी 50% 40% ऐसा है, हायर एंड की बात कर रहा हूँ मैं। बट उनके केस में क्या है, उन लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो लोग भले मरते करते कुछ चीज़ें उनको रिटर्न में मिल रहा है। राइट। हम यहाँ पर इतना टैक्स पे करने के बाद अपने को क्या मिल रहा है, राइट? अब मेरे माइंड में बहुत बार ऐसा आता है कि भाई चलो शिफ्ट होते हैं ये वो वगैरह, बट अभी फैमिली सब कुछ होने की वजह से लाइक नहीं हो तो पाता जैसा आपने पॉसिबल। बोला कि वही है ना जो दुबई से सीखने को अपने को मिल रहा है कि ना टैक्स ले रहे अपने से, ना विजिटर से, ना टूरिस्ट से, ना लोकल से, तो बिल्कुल भी नहीं, बट फिर भी डेवलपमेंट दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि दुबई का एक अलग साइड भी है जहाँ पे लेबर्स को किस कंडीशन में रखते हैं, मैं सब कुछ एग्री करता हूँ, बट एक साइड उन्होंने बनाया कि जो टैक्स पेयर्स नहीं है, जो एलिट क्लास है, जो वेल्दी लोग हैं, उनको सर्विसेज मिल रही है, रोड्स अच्छे, सब कुछ अच्छे। वहाँ के जो लोकल्स है ना, स्पेशली लोकल लोगों को, उनके बच्चों को स्कूल्स फ्री है, मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री है, उनको घर विलास दे रखे हैं उन्होंने लोकल लोगों को। अगर कोई सिंपल टीचर भी है ना इंग्लिश, तो उसकी सैलरी कम से कम 4-5 लाख रुपए होती है। तो ये वहाँ की फैसिलिटीज़ है विदाउट किसी से टैक्स लेते हुए। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लोकल से नहीं ले रहे लेकिन टूरिस्ट से ले रहे। टूरिस्ट लोगों के लिए भी इतना फ्लेक्सिबल किया है, लोग जा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, वहाँ पे कार्स खरीद रहे हैं, एंजॉय करे लाइफ। तो लोग क्या सोच रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, लेकिन यहाँ पे अगर अपन टैक्स भरे, मान लो 1 करोड़ रुपए की इनकम है, 30 लाख यहाँ भरने के बजाय मैं 30 लाख वहाँ पे लाइफस्टाइल पे एक्स्ट्रा खर्च कर दूंगा। आने वाले तो इवेंचुअली 70 ही है हाथ में, टैक्स वैक्स भर के 70 नहीं 67 कुछ आता है वो कैलकुलेशन करके। तो बात वही है कि अगर यहाँ पे भी ऐसे इम्प्रूवमेंट्स हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि इतने जो अच्छे अच्छे लोग जो छोड़ के जा रहे हैं इंडिया वो जाएंगे, है ना। तो जैसा आपने बोला कि ट्रेडर जो नहीं है वो भी जा रहे हैं, बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये कंट्री के लिए मेरे को नहीं लगता कि अच्छी बात है, क्योंकि कंट्री चल रही है टैक्स पेयर से। अगर टैक्स पेयर यहाँ से ये सोचे कि चलो कंट्री तो अपना सुन रही नहीं है, अपन ही चले जाते हैं, तो ऑलरेडी 2% टैक्स देते हैं सिर्फ पूरे भारत में। अब वो 2% लोग भी शिफ्ट हो जाएंगे तो कैसे चलेगी ये कंट्री, राइट? 9 करोड़ में से कुछ बोलते हैं ना, आई थिंक कुछ 3 करोड़ लोग हैं जो फाइल रिटर्न करवा रहे हैं, राइट। उसमें से भी भरने वाले अलग है, हाँ, फाइल करना एक अलग फाइल है। करना आईटीआर is तो हर अलग कोई thing, कर रहा है yes. ताकि लोन मिलेगा, कार लोन चाहिए, बस यहीं तक लोग सोच रहे हैं। कार लोन चाहिए तो आईटीआर होना चाहिए, उसके लिए लोग फाइल करवा ले रहे, कोई प्रॉपर्टी लेनी है जो भी है, बराबर। बट भरने वाले लोग उसमें से भी कम है। बहुत तो बहुत कम, अकॉर्डिंग टू 5 डेटा लाख मैं आई भी थिंक 5 लाख मेरे परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 2% लोग हैं जो भरते हैं एक्चुअल में कुछ अमाउंट टैक्स, तो वही 2% लोगों से निचोड़ा जा रहा है, ये ऐसा बोल सकते हैं अपन, राइट। और नेक्स्ट सर, बिजनेसेस भी कर रहे हो आप, ट्रेडिंग भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो लाइफ में और आप क्या करना चाहते हो, एक्स्ट्रा क्या करना चाहते हो, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी लाइफ में? अभी एज ऑफ नाउ तो क्रिप्टो मार्केट को कैप्चर करना है, क्रिप्टो का कैसा है ये वो वगैरह, कुछ मल्टीपल टास्क है जो उसको फिनिश करना है। पहले बात तो इन्वेस्टर अच्छा बनना है, उसके पीछे मैं काफ़ी बुक्स वगैरह पढ़ रहा हूँ साइकोलॉजी के ऊपर कि कैसे
खुद को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। एक अच्छा स्टॉक अगर मिलता है, फंडामेंटली भी आता है चेक करना, स्टॉक को होल्ड भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भी हैं। राइट सिर्फ चाहिए एक वो स्किल जो बाय एंड होल्ड एंड फॉरगेट करते हुए करना चाहिए। तो उसके ऊपर काम चल रहा है मेरा। तो आप मल्टीपल सोर्सेज रहने चाहिए इसमें बिलीव रखते हो? 100%। तो आज के टाइम पे जो यंग लोग हैं वो लोगों का ऐसा कहना है कि भाई आप लोग ट्रेडर हो तो आपको क्या ज़रूरत है यूट्यूब करने की, ये करने की, वो करने की। तो इस पे आपका क्या आंसर रहेगा? देखो कैसा है ना, ये बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है कि बटन दबा दिया, 10,000 20,000 लेके आके बटन दबा दिया, 1,000 रुपया बन गया, चलो भाई अब दिन का निकल गया, सीसीडी का खर्चा निकल गया, सब कुछ हो गया। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक एक दो महीना पहले की बात होगी। मेरा एसी वाला बंदा है जो एसी का सर्विस वगैरह करता है, राज नाम है उसका। तो उसने कॉल किया मेरे को कि मेरा एक भांजा है, वो 3 साल से बैंक निफ्टी में काम कर रहा है। सबसे पहले तो मैं सरप्राइज हो गया कि वो बंदा बैंक निफ्टी बोल कैसा आ रहा है, क्योंकि सर्विस करने वाला बंदा अब दिन में 1,000-1,500 ऐसे ही कमाता होगा, और क्या कमाता होगा, 30-40 हज़ार कमा रहा है, और प्लस वो एडुकेटेड भी नहीं है, और यहाँ पर आया है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, थोड़ी बहुत पढ़ने लिखने आना चाहिए सिर्फ चीज़ है। तो उससे मेरे को थोड़ा डाउट लगा। तो उसने बोला मेरा भांजा है, अभी 22 साल का है, 3-4 साल से वो बैंक निफ्टी में काम कर रहा है, आपकी हेल्प चाहिए। मैंने उसको बताया कि आप यूट्यूबर हो, आपको नॉलेज है, तो आपसे बात करवा दूँ। ठीक है, बात करवाया। तो वो बंदा मेरे को बताता है कि मैं अभी 22 साल का हूँ, मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ और 10,000 से काम कर रहा हूँ। तो मतलब 10,000 में आप क्या करते हो? तो वो बोलता है कि मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। मतलब ये बंद कर दो, नहीं कमा पाओगे। बोला अभी 3 साल में क्या किया आपने? बोला लॉस ही किया है। बोला कितना लॉस किया है? तो बोलता है 3 से 4 लाख रुपए लॉस किया है। बोला ये कहाँ से आया? अभी तो आप 22 साल के हो, अभी तो कमाया तो होगा नहीं कुछ। बोलता है हर महीने पप्पा बेचते हैं गाँव से, उधर अपनी खेती बाड़ी है, और यहाँ पर मैं उड़ा देता हूँ। अब 22 साल का बच्चा, उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं होगा ये वो वगैरह, उसको पता नहीं होगा कि उसका पापा कितना मेहनत करते हुए कर रहा है। बट उसको अब भी ऐसा है, मतलब अब भी उसने मेरे को 2 दिन पहले मैसेज किया, उसको मैंने सब समझाया, देख 10,000 से नहीं कर पाएगा तू, 10,000 में अगर तू एक दिन उड़ा देता है। बोलता है, मुझसे पूछा मैंने कितना रिस्क लेता है? बोलता है एक ट्रेड में 2,000-3,000, 20-30% हो रहा है ये तो 10,000 का। तो कहाँ से सर्वाइव कर पाएगा? वही ना। सब समझाया उसको मैंने, 1 घंटा लिटरली उससे मैंने बात किया फ़ोन पे, उसको मैंने सब समझाया कि अवॉइड करो, पहले कैपिटल जमा करो। और सबसे पहले तो उसको मैंने एसी वाले बंदे का राज को बोला कि इसको अपने साथ 2-3 दिन 4 दिन लेके जाओ, उसको दिखाओ कितनी मेहनत से 1,000 रुपया बनता है, तो उसको रिस्पेक्ट आना स्टार्ट होगी। क्योंकि हम ट्रेडर्स के साथ एक दिक्कत है, ट्रेडिंग करते हैं, पॉकेट से पैसा जाता है, 1,000 2,000 10,000 20,000 30,000 का स्टॉप लॉस लगाते हैं, लाख रुपए का स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो रियल मार्केट में, रियल वर्ल्ड में हम जाते हैं ना, तो हम लोगों को वो पेन होता ही नहीं। सारी चीजें सस्ती लगने आपके जेब से 10,000 5,000 गिर जाएगा तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं हम लोग वो नासूर बंदे हो जाते हैं। और वो अपने को पढ़ो नहीं पढ़ो, लोगों ने, समाज ने बना दिया, ऐसा बोलना पड़ेगा अपने को, कि लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि भाई आप ट्रेडर हो, आप पैसा बचा ही क्यों रहे हो? हाँ, अरे भाई बचाना पड़ता है, ऑब्वियसली पैसा तो पैसा है ना। अब जिसने जीरो से कुछ ना कुछ स्टार्ट किया उसको एक कदर रहेगी, लेकिन जो ऑलरेडी घर वालों के पैसे लेके आ रहा है, जिसके घर पे ऑलरेडी BMW है, मर्सिडीज है, उसको क्या कीमत है 1 करोड़ 10 करोड़ या 5 लाख रुपए की? तो कीमत नहीं है उसको। और जो लोग, दूसरे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते ट्रेडिंग, मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई, कैन यू अफोर्ड ट्रेडिंग। लिटरली मैंने ये वीडियो बनाई कि भाई पहले आप समझो कि आप अफोर्ड कर पाते हो क्या। आपकी सैलरी कितनी है? मान लो 25,000 की आपकी सैलरी है, 5,000 रुपए आप उसमें से ट्रेडिंग के लिए रखो, 20,000 आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रखो। लोग 25,000 सैलरी है तो 50,000 से ट्रेड कर रहे हैं। तो बात वही है कि ये जो माइंडसेट है या फिर जो एक इमेज बन चुकी है ट्रेडर की, ये इमेज ही गलत है। सबसे पहले तो ये एक बिजनेस है, छोटे कैपिटल से सीखना नहीं है। 2 साल 3 साल का टाइम है तो लोग बोलते हैं हम आपके पास क्यों आ रहे हैं फिर? अरे भाई हम खुद अगर 3-4 साल 5 साल दे के आए तो आपको भी देना ही पड़ेगा ना। ठीक है, आज के ज़माने में सोशल मीडिया है, सब कुछ अवेलेबल है, 3 साल की जगह 1.5 साल तो देना पड़ेगा। वो भी नहीं, कितना टाइम हुआ पूछते हैं तो 1 महीना हुआ है, कितना लॉस किया तो बोलते हैं 10 लाख का हो गया, तो एक महीने में इतना उड़ा दे रहे हैं। और फिर मैसेजेस आपको भी आते होंगे, सर मेरे को 5,000 दे दो, मेरे में बहुत अच्छी स्किल है लेकिन कैपिटल नहीं है। ये मैसेजेस आते हैं आपको। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है, आप एक बार, मैं चाहता हूँ कि फुल एंड फाइनल दे दो, क्या सच में कैपिटल प्रॉब्लम है या माइंडसेट प्रॉब्लम है? लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हमारे पास स्किल जरूर है, आप पैसा दो, हम आपके पैसे से ट्रेड करके आपको लौटा देंगे, 3 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, ऐसे मैसेजेस आते हैं। क्या बोलोगे उनके लिए?
देखो इसका ना मतलब मैं आपको बोलने से अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूँ मैं आपको। Okay. आप ट्रेडिंग करते हो राइट, बिल्कुल। डेली ट्रेडिंग Right, करते हो, right, ऑडियंस भी ट्रेडिंग कर रही right, होगी जो देख रही है वीडियो राइट राइट। आप सिर्फ 3 महीना ना ट्रेड नहीं करो, सिर्फ चार्ट्स देखो। ओके, आप खुद को ऐसा समझोगे कि आपको सब कुछ आता है, राइट 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 क्योंकि उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। राइट लोग ऐसा ब्रेकआउट बना के जाते हैं, बोलते हैं कि सर यहाँ पर मैं खरीदता ना, जैसे वो कैलकुलेटर वाला हाँ, प्रॉफिट होता है ना, right, right. काश मैं ये 10 रुपये में ऑप्शन खरीदता, 1200 का हाई लगा, यहाँ पे मैंने एक बार ट्रेड ले लिया, जिंदगी भर का पैसा बन गया। बिल्कुल। क्या कोई ऐसा बंदा है जिसने एक ही बार एक सौदा मारा उसने जिंदगी भर का पैसा कमा लिया? नहीं, नहीं होगा ना, कोई नहीं। जिंदगी भर काम करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करेगा क्या आदमी? बिल्कुल। तो सेम चीज ये है, यहाँ पर आपको डेली स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ये जो आपको लगता है ना कि पैसे नहीं है मेरे पास, बाकी तो किस्मत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं, नहीं है, मेरे मैं को कुछ कर ट्रेडिंग सकता आती है हूँ। लेकिन मेरे हाँ, पास पैसे नहीं, ये क्वेश्चन है। ये कैसा है ना, ये हमको तब लगता है जब हम पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होते। राइट, पेपर ट्रेडिंग पे आपके पास भी 20-30 फरारी होगी, मेरे पास भी 10-20 फरारी होगी बिल्कुल राइट। सर। तो सेम चीज़ है, ऐसा है कि पेपर ट्रेडिंग पे अपने को दिखता है कि हमने यहाँ ट्रेड ले लिया होता तो क्या होता, इन्वॉल्व नहीं है ना। राइट 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 अब खुद मैं जैसे एडमिट कर रहा हूँ कि 1500 में रिलायंस लिया, 1800 में होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। कितने साल से, 10-12 साल से मार्केट को देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल। 300 पॉइंट से ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, इतना रेजिस्टेंस पे दिख रहा है, नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। राइट राइट वो भले पैसे मुझे जरूरत नहीं, वो मेरे बैंक अकाउंट में पड़े होंगे, बट ये 300 पॉइंट प्रॉफिट बुक करूंगा मैं। हाँ, तो थोड़ा पैसे लगा के देखो, जो चीज़ आप सोच रहे हो करके देखो, रिजल्ट नहीं मिलेगा वो, राइट क्योंकि उसमें हम लोग साइकोलॉजिकली इन्वेस्टेड नहीं है, अपना खून नहीं लगा हुआ वहाँ पर। राइट राइट तो ये सिर्फ भ्रम रहता है कि भाई हम लोग ट्रेडर अच्छे हैं। राइट, ट्रेडर अच्छे तब बनेंगे जब हम लोग 2-3-4 अकाउंट उड़ाएंगे तब। बिल्कुल। एक अकाउंट उड़ा के बैठ गए, 3 महीना मार्केट देख लिया, अब तो अपने को सब आता है, आप किसी से पैसा मांग रहे हैं, राइट है ना? आपको क्यों अप्रोच कर रहे हैं, मुझे क्यों अप्रोच कर रहे हैं? कंपनियां है, राइट प्रॉफिट करके दिखाओ, वो आपको फंडिंग करने के लिए रेडी है। राइट राइट अगर आपको भी आइडिया है कुछ इस बारे में तो बताइए आप। वगैरह होते हैं। यस, तो बात वही है कि सिंपल भाषा में बोले तो दूर से प्लेन का कॉकपिट देख के भी लगता है कि मैं प्लेन उड़ा लूंगा। हाँ, बट 100%। पायलट्स ने 2-3 साल 4 साल पढ़ाई करी है, पहले छोटे प्लेन्स उड़ाए, ट्रेनिंग लिए, तब जाके आज बड़े प्लेन्स उड़ा पा रहे हैं, है ना? 100%। तो गाड़ी चलाओगे तब सीखोगे। उस सिमुलेटर वाली गाड़ी पे लगता है वाओ मैं कितना अच्छा ड्राइवर हूँ, बट मेरे को नहीं लगता कि आप अच्छे ड्राइवर हो, आपको रियल रोड्स की कमी है, रियल रोड्स के एक्सपीरियंस की कमी है। तो वैसे ही अब जो लोग बोलते हैं कि कैपिटल नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि कैपिटल क्यों चाहिए भाई? 500 रुपए से इक्विटी ट्रेडिंग होती है, एक क्वांटिटी ले लो, 5x मार्जिन तो इक्विटी में मिलता ही है ना? तो आप एक क्वांटिटी से खुद को प्रूव करो ना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या ही कमा लेंगे, तो बात वही है, आपको डे 1 से कमाना है। डे 1 से कमाई मत करो, 2 साल ट्यूशन फीस दे दो ना, 1000 रुपए को कितने दिन टिका सकते हो वो देखो। कोई स्टॉक ITC चूज कर लो, SBI चूज कर लो, बड़ा बैंक निफ्टी टाइप का लेना है तो बजाज फाइनेंस है। इक्विटी टाइप में ट्रेड करो, खुद को प्रूव करो, खुद को प्रूव करोगे तो कैपिटल तो जुगाड़ हो ही जाएगा जब आपको कॉन्फिडेंस है। मेरे को नहीं ऐसा तो लगता है। ये बात हो गई ना कि अगर MBBS करना है तो डे 1 पे वो सीजर लेके खड़े कि ऑपरेशन ऑपरेशन ही करेंगे डायरेक्ट, ऐसा। पढ़ाई लिखाई नहीं, बुक्स नहीं, नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा वही बात अच्छा हो गई। आपने याद दिलाया कि पढ़ाई लिखाई पे आपका कितना विश्वास है सर? पढ़ाई लिखाई डेफिनेटली बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बट ट्रेडर बनने के लिए तो वो पढ़ाई लिखाई जो ट्रेडिशनल मेथड है वो तो काम नहीं आती। नहीं नहीं, देखो अपार्ट फ्रॉम ट्रेडर बाकी लाइफ भी तो जीनी है ना। बिल्कुल 9:15 से 3:30 तक बिल्कुल। मार्केट में रहोगे, बिल्कुल। बाकी दुनिया से तो मिलोगे ना 3:30 के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके लिए अगर पढ़े लिखे नहीं है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि आप सोसाइटी से मैच नहीं कर पाओगे। ओके, ऐसा है। तो Right, मेरा मानना ये है कि पढ़ा लिखा, ऐसा नहीं कि आपको हाई लेवल पे पढ़ना है, एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए बंदे को। वो कैसा है कि आपको एक रिस्पेक्ट दिलाता है कि चलो भाई बंदा ग्रेजुएट है, Right. और प्लस आप सोसाइटी से लाइक तालमेल कर सकते हो कि भाई Right. ठीक है भाई। बट जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स है, जैसे कि मैं आपको अगर पूछूं साइन थीटा कॉस थीटा, क्या आपको आज कुछ काम आ रहा है? नहीं, आ रहा है। नहीं। तो क्या यहाँ पे सब्जेक्ट्स कुछ चेंज करने की जरूरत है ट्रेडिशनल सोसाइटी में? बहुत कुछ प्रैक्टिकल चीजें ऐड करने की जरूरत है? सब्जेक्ट चेंज करने से पहले हमारे एजुकेशन के ऊपर 18% GST हटाने की जरूरत है। ओके, यूरोप UK में GST नहीं है हमारे उनके एजुकेशन पे, हमारे यहाँ पर आई थिंक सेकंड नंबर पे हाईएस्ट GST इसके ऊपर राइट है, तो एजुकेशन के एजुकेशन की ऊपर। फीस के ऊपर भी GST है, जबकि आप अगर देखोगे तो कुछ जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें है उस पे GST नहीं है, और जो हॉस्पिटल्स है और जो ये एजुकेशन है, मेन जो बेसिक नीड्स है उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा है, GST ज़्यादा है, 100%। और जो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें उस पर नहीं है। ये आयरनी बहुत बार सामने आती है बट कोई बात नहीं करता इस पर।
और मैं ये बोलना चाह रहा था सर कि जो एजुकेशन है उसमें सब्जेक्ट्स आपको क्या लगता है कि कौन सी एज से बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? जैसे कि अगर कोई 5th स्टैंडर्ड में तो 5th स्टैंडर्ड तक वो इतना समझदार हो जाता है, मेरे को लगता है कि उसको समझ में आता है कि प्रोफेशंस क्या क्या है मार्केट में, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर ऐसी है, कोई ट्रेडर है। आजकल तो बच्चे देख रहे हैं यूट्यूबर्स है, नए नए प्रोफेशन देख रहे हैं। अपन जब थे मेरे को नहीं लगता कि अपन ये यूट्यूबर है या फिर ये ट्रेडर है या फिर ये फ्रीलांसर है, ये वीडियो एडिटर है, ऐसे प्रोफेशंस अपन ने आपने तो बिल्कुल नहीं सुने होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोफेशन है इसको इंक्लूड करना चाहिए या फिर क्या एग्जैक्टली इंक्लूड करने की ज़रूरत है, वो आप बताओ। आई थिंक इंग्लैंड में, मेरे को एग्जैक्टली कंट्री का नाम नहीं, मैंने रिसेंटली रीड किया था कि वहाँ पर लिटरली उन लोगों ने कॉलेज ओपन किया है ओके इन्फ्लुएंसर्स का। अच्छा हाँ, और वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन करवाएंगे लिटरली, और आपको डिग्री वगैरह देंगे, उसमें आपको हर तरीके की चीज़ें सिखाएंगे। अगर आपको एक हार्डकोर इन्फ्लुएंसर बनना है तो आपको हर तरीके की चीज़ें सिखाएंगे कि आपको एडिटिंग कैसे बात करना है, पॉडकास्ट, 10 चीज़ें जो भी इन्फ्लुएंसर के लिए काम रहता है, सब कुछ इंक्लूड होगा उसमें। तो लिटरली कॉलेज ही सीधा इन्फ्लुएंसर्स के लिए बना तो ऐसी चीज़ों की कमी है अभी इंडिया में। तो इंडिया में न्यू एज बिजनेस के लिए कितना स्कोप है? जैसे अभी अपन पॉडकास्ट स्टूडियो में बैठे, ये वैसे आइडिया लीक नहीं करना चाहिए अपने को बट ठीक है। तो आज के ज़माने में कोई 22 साल का बच्चा है या समझो 23 साल का बच्चा है, ग्रेजुएशन जस्ट उसने कंप्लीट किया है, उसको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है जो कि इजी टू स्टार्ट हो, क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? कौन सा बिजनेस है? अभी जैसे आपने ये पॉडकास्ट का बताया, या लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे कैमरास हो गए इसके। अभी मेरा एक फ्रेंड है उन्होंने रिसेंटली, अभी उनको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, ओके तो उन्होंने रिसेंटली कैमरास परचेस किए। अच्छा राइट। अगर जैसे इनका ही अगर कंपेयर करके देखोगे, पॉडकास्ट के पकड़ लो, इसी के हम बैठे तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसे आइडियाज तो बहुत सारे रहते हैं। कैमरास का अगर आप अच्छी क्वालिटी का रिसर्च करते हो और आपके कॉन्टेक्स्ट नेटवर्किंग आपका अच्छा है, तो हर दिन आपका ये कैमरा रेंट पे जा सकता है, और रेंट इसके मिलते हैं अच्छे। राइट स्टूडियो के कंपैरिजन में कैमरास थोड़ा बहुत संभाल के अगर करते हो और एक टीम क्रिएट करते हो, तो आपको हर दिन थोड़ा बहुत बिजी रूटीन रहेगा आपका, आप वहाँ से रेंटिंग के हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये और इसके इक्विपमेंट्स साथ भी रेंट्स पे जाते हैं। हाँ, ये आइडिया कहाँ से कनेक्ट होता है, मेरा कुछ टाइम पहले, मतलब मैं स्लीपिंग पार्टनर था, इवेंट का बिजनेस था मेरा। अच्छा तो वहाँ पर बर्थडे पार्टीज पे ये लोग जो क्रॉप्स वगैरह मंगाते हैं, जंपिंग वगैरह हो गया, ये वगैरह, वो जंपिंग कितने का आता है आपको पता है? जो बच्चे जंप करते हैं ना, वो पूरा बड़ा सा बना रहता है। नहीं, बड़ा सा जो बना रहता है, मिकी माउस शेप में बना रहता है। ओके ओके, हाँ पता है। 15,000 रुपये चार्ज लेते हैं वो। अच्छा, आता अराउंड 2.5-3 लाख रुपए के आसपास। अच्छा। कितनी बार अगर वो यूज होगा और कितना पैसा निकल जाएंगे। राइट तो उसके लिए नेटवर्किंग अगर आपकी अच्छी है, इवेंट वालों के साथ कनेक्शन है, तो वैसे बिजनेस अगेन घूम फिर के बात हुई है कि सर्विस इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री में अलग अलग मल्टीपल चीज़ें आप उस पर ऊपर फोकस करते हो। रेंटिंग बिजनेस बहुत ट्रेंडिंग है आज के डेट में। राइट। कोई समझो आपने अपना पॉडकास्ट डाल दिया, बट आपको कैमरा का सेटअप 15 लाख का आ रहा है, वो नहीं लेना है, तो आप जॉइंट वेंचर कर दिया आपने कि भाई सेटअप मैं लेके आता हूँ, रेंट मेरे को, जितनी बार पॉडकास्ट करते हो रेंट मुझे दे दिया आपने। राइट। तो वैसे सिस्टम भी आप क्रिएट कर सकते हो। ओके सर, सो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये चीज़ है और इससे ना लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सारा पैसा निकालो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, कुछ लोग बोल रहे हैं सारा पैसा निकालो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, कुछ लोग बोल रहे हैं सारा पैसा निकालो ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर दो, घर मत खरीदो। तो आपका क्या टेक है कि इंसान को कब तक रेंट पे रहना चाहिए, कब उसको खुद का घर बाय करना चाहिए, और खुद के घर की वैल्यू क्या सच में है, क्या सच में इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा आप गाइड कर दो। देखो, इसमें अभी डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों को फॉलो करते हो। कोई वो होता है बंदा कि इमोशनल, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना केस लेता हूँ कि चाहे तो मैं अच्छे रेंट अपार्टमेंट पे रह सकता था, 5 BHK पे रह सकता था, भले मेरी फैमिली में सिर्फ 3 लोग रहते हैं अभी, राइट। बट मैंने क्या प्रेफर किया, मैंने प्रेफर किया कि मुझे घर लेना है, भले वो 2 BHK हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे से उसको इंटीरियर वगैरह करवाएंगे। अगर आप वो कैलकुलेशन करोगे, मतलब मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि इमोशनल बाइंग भी होती है कि फर्स्ट घर ले रहे हो या घर ले रहे हो आप, इमोशनल बाइंग भी होती है। कुछ लोग इसको भी फिर कैसा कैलकुलेशन वाले के हिसाब किताब लेके आते हैं कि आप लेट्स से लॉजिकल ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई घर अगर खुद का लिया, अगर नहीं लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये रेंट पे ले लिया, उस पर हम लोग पैसे क्यों ब्लॉक कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपको क्या अच्छा लगता है। अल्टीमेटली पैसा लेट्स से लोन लिया तो भरना आपको EMI है, अगर नहीं लिया तो खुद के पैसे कमाए हुए पैसे तो है वो आपको लगाने। तो मतलब डिसीजन आपके ऊपर, आप किस हिसाब से सोचते हो,
आपका रिग्रेट नहीं होना चाहिए, आपको उस हिसाब से सोचना चाहिए। Right. लॉजिकल टर्म्स के हिसाब से बात करेंगे तो आज के रेट में अगर मैं सिर्फ मुंबई सिटी की बात करूं तो खुद का घर लेना काइंड ऑफ बेवकूफ़ी है। अच्छा। जिस हिसाब से रेट चल रहा है मुंबई में, हाँ, okay. ये चीज़ है कि अगर आप बोलोगे कि मैं 5 साल 10 साल के बाद लेता हूँ और तब तक मैं रेंट पे रहता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से डिमांड है मुंबई के अंदर, यहाँ से रेट गिरेंगे नहीं। आप खुद को काबिल बना सकते हो, उतना आप कैश पे खरीद सकते हो, आपका लोन कम होगा, ईएमआई कम होगी, वो थिंकिंग रख सकते हो। Right. अगर आप सोचोगे कि आज से 10 साल बाद जो आज 2 करोड़ का फ्लैट है वो 1 करोड़ में मिलेगा, या 5 साल बाद 1 करोड़ मिलेगा, 1.5 करोड़ मिलेगा, नहीं भैया। गलत फैमिली। आज अगर मेरे पास लेट से 2 करोड़ का कोई फ्लैट है तो क्या मैं उसको कभी भी 1.80 में बेचूंगा? नहीं। 1.70 में बेचूंगा? नहीं बेचूंगा। क्या फ़र्क पड़ता है? 2.25, 2.5, 3 ये एक्सपेक्ट करूंगा मैं 5 साल बाद। मैंने भी तो 2 करोड़ लगा रखे हैं, अगर 2 करोड़ में एफडी में रखूंगा तो 14 लाख रुपया तो मुझे ऐसे ही मिलेगा ना साल का। Right. तो इतना तो मिनिमम मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना कि मेरी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन बढ़ेगा। यहाँ पर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये कैलकुलेशन बिठाते हैं कि 10 साल तक हमने लोन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, घर ईएमआई पे अपना रेंट पे ले लिया, और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 10 साल बाद जब हम काबिल बन जाएंगे तब जाके ले लेंगे। तो 10 साल बाद वो उसका एप्रिसिएशन भी तो होगा, आपको उतनी मेहनत करती करनी पड़ेगी। सही। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आई डोंट थिंक कि इतने चीप वगैरह होंगे, तो आपको अपना घर ले लेना चाहिए। साथ में एक इमोशनल फैक्टर भी आता है कि बॉस कहीं ना कहीं खुद का घर, कल को आपको 19-20 कुछ हो जाता है तो फैमिली के पास एटलीस्ट खुद का एक ये तो चीज़ है कि भाई अपना खुद का घर है। तो कंक्लूजन यही निकल रहा है कि आपके हिसाब से जो आपने लास्ट में बोला कि खुद का घर इम्पोर्टेंट है, यही कंक्लूजन निकला है। हाँ। तो लोग हर जगह ना बिजनेस के कैलकुलेशंस करें, जबकि वो उतने बड़े बिजनेसमैन है भी नहीं, बट गणित डाल रहे हैं कि भाई 10 साल बाद मेरे इतने हो जाएंगे, 100 करोड़ हो जाएंगे, 500 करोड़ हो जाएंगे। तो मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहूँगा, जितनी भी ऑडियंस देख रही है, हर कोई आपको आपके फ़ायदे के हिसाब से बता रहा है कि आपको घर लेना है या नहीं लेना है। जैसे कि बिल्डर्स आ रहे हैं पॉडकास्ट पे, वो बोल रहे हैं कि घर लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, उनको उनके घर बेचने। जो इन्फ्लुएंसर्स है उनको अपना फाइनेंस का नॉलेज बताना है कि देखो हमने कितना अच्छा कैलकुलेशंस किया है कि आप अगर घर के पैसे म्यूचुअल फंड में डालोगे, ये करोगे तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे। तो हर किसी का अपना मोटो है। अब मैं पर्सनली क्या विचार रखता हूँ, अगर आपके पास पैसे है, 50% डाउन पेमेंट भर सकते हो तो घर ले लो। एक आपको भी सिक्योरिटी रहेगी, एक आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैंने घर ले लिया है ना। घर लेने के बाद अगर आप ये सोचते हो कि मेरे में कैपेबिलिटी ही नहीं है कि मैं घर ले पाऊंगा, है ना, तो आप ये खुद को अंडर एस्टिमेट करो, क्योंकि कमाई तो आप करोगे, कुछ ना कुछ तो करते रहोगे। तो आप मेरे हिसाब से कि आप वो माइंडसेट रखो कि हाँ मैं कुछ भी करके घर जो भी ईएमआई है, लोन है, वो बराबर क्लियर कर दूंगा आने वाले टाइम में। तो आप ये क्यों कर रहे हो कि मैं आज रेंट पे रहता हूँ। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि क्या आप में उतना डिसिप्लिन है कि घर ना लेकर आप वो पैसे डिसिप्लिन से इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, या आपने कोई ऐसी सेटिंग लगा रहे हो उस पैसे की कि आप में उस पैसे को भी ग्रो करते रहे। तो बात यही है कि जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, जितने भी वहाँ पे नंबर दिख रहा है रेंट वर्सेस बाय के रील्स पे, जो नंबर दिख रहा है ना, 10 लाख लोगों ने लाइक किया है, 3 लाख लोगों ने लाइक किया है, 10,000 कमेंट्स आए हैं, उसमें से 99% लोग इतने डिसिप्लिन है ही नहीं जो कि घर ना लेकर उस पैसे को इन्वेस्ट करें। मैक्सिमम केसेस में ये होने वाला है, अगर लोग ये सोच रहे हैं कि घर नहीं लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसे उड़ाने वाले हैं, वो लोग कंफर्ट जोन में जाएंगे। ये और एक पॉइंट आ रहा है, घर नहीं लिया है, पैसा है, जो डाउन पेमेंट का पैसा था वो भी पड़ा हुआ है, इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, पैसा दिख रहा है। जब तक आपको आपके बैंक अकाउंट में अच्छा खासा पैसा दिखता रहेगा ना, आप कंफर्ट जोन में रहोगे। जैसे ही आपने उसको घर में डाल दिया, किसी प्रॉपर्टी में डाल दिया, अब आपको क्या दिख रहा है, बैंक में पैसे कम हो गए, इंसान ऑटोमेटिकली ज्यादा काम करने लगेगा कि यार पैसे तो चले गए, अब और काम करना, ईएमआई लगने वाली है। हाँ, ईएमआई भी लगने वाली है, वो भी अपने को भरना है। तो ये एक तरीके से मोटिवेशन है कि अगर आप ले रहे हो, घर लो, प्रॉपर्टी लो, जो भी लो, इन्वेस्ट कर दो। घर भी एक इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हैं लोग, बट है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आपके रेंट में पैसे जा रहे हैं। 20 साल बाद आपके हाथ में क्या आ रहा है वो रेंट का। मान लो आप 25,000 रुपये आज रेंट देते हो, 20 साल तक आप रेंट पे रहते हो, चलो 10 साल तक, 10 साल के बाद ना आपका वो घर है, ना वो 25,000 की कहीं एफडी बनी है, ना वो आपको रिटर्न मिलने वाले। ईएमआई में अगर आप 25 के बजाय 45,000 रुपये डालते हो, तो 10 साल बाद भी एप्रिसिएशन के रूप में या फिर वो घर की वैल्यूएशन के रूप में वो आपके जो 45,000 आप ईएमआई के रूप में दे रहे हो, 10 साल बाद अगर चाहो तो वो पैसे पूरे आपको मिल ही सकते हैं वापस।
तो लॉस तो है ही नहीं इसमें। दूसरा है मोटिवेशन मिल जाएगा, कंफर्ट जोन में नहीं जाओगे आप, और कहीं ना कहीं करके आप ज़्यादा काम करोगे। तो मेरा भी यही टेक है कि कंक्लूजन ये है कि घर आपको लेना ही चाहिए, राइट। ओके, अगले पॉइंट पे अपन जाते हैं कि जो यूट्यूब इंडस्ट्री है उसमें से आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, है ना। तो यूट्यूबर्स है, अपने दोस्त भी है, सब मैक्सिमम लोग। तो मैं अपन एक रैपिड फायर ऐसा करते हैं कि 1 वर्ड फॉर दिस यूट्यूबर, आप उनके बारे में क्या सोचते हो, या फिर उनका नाम सुनते ही आपके बारे में क्या आता है, क्या कौन सा वर्ड आता है। तो सबसे पहले लेते हैं पावर ऑफ स्टॉक्स। ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर, ओके, बहुत बढ़िया ऑप्शन सेलर है। 1200-1300 पे सेल करके जो कैप्चर करते हैं मूव, बस वही एक मोटिवेशन है मेरे को पर्सनली भी कि होल्डिंग का ताकत कितना है, ट्रेड होल्डिंग। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट में आप होल्ड नहीं कर पाते थे, आपने बोला, तो यही चीज़ें लोग अगर ट्रेडिंग में इतना होल्ड कर पा रहे तो इन्वेस्टमेंट में तो अपने को मोटिवेशन आता ही है होल्ड करना। दूसरा है द ट्रेड रूम, मयंक। स्कैल्पर, ओके, ठीक है। और नेक्स्ट है यंग ट्रेडर विराज। यंग ट्रेडर विराज आपका गोल्ड ट्रेडर, ओके, ठीक है। और ट्रेडर्स पैराडाइज दुबई, ओके, ट्रेडर्स पैराडाइज नाम लेते हैं आपको दुबई आ गया। घनश्याम टेक, हैवी क्वांटिटी ऑप्शन बायर, ओके। वेल्थ सीक्रेट के बारे में क्या सोचते हो? मिस्टर दादा। तो दादा आने वाले हैं अगली बार, दादा ने बात हो चुकी है, दादा आएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप कौन से यूट्यूबर्स हैं जो फाइनेंस रिलेटेड या फिर जो भी है उनको आप यहाँ पे देखना चाहो, तो अपन डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पे आए। अक्षत श्रीवास्तव, ओके। रिसेंटली आपने उनकी वीडियो देखी होगी, दुबई का शिफ्ट हो गए थे, राइट। तो वो भी बात करें दुबई शिफ्ट होने की, तो आप उनको देखना चाहोगे। तो ऐसा क्या आपको पसंद है उनके बारे में जो आप उनको, मतलब उनका कैसा है ना कि आई डोंट नो कि मेरे एज के यहाँ मुझसे, मेरे को लगता है 1-2 साल बड़े होंगे वो। मतलब बंदे की कैलकुलेशन सॉलिड है, राइट। जो आपको कोई पॉइंट समझाते हैं ना, इतना डिटेल में समझाते हैं, राइट, कि आपके फंडे हिल जाते हैं कि हाँ बॉस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी सब कुछ बता देते हैं। राइट। और प्योर फाइनेंस गाय, बहुत मजा आता है उनके वीडियोस देखते हुए। राइट। हिंदी में थोड़ा अजीब लगता है उनको, हिंदी में बात करते हैं, और इंग्लिश बहुत बढ़िया। ओके, तो ये आपने बहुत ही बढ़िया नाम लिया है, क्योंकि मैं भी एक्चुअली मतलब जैसे रियल एस्टेट का कुछ भी मेरे को जानना होता है तो उनके चैनल पे जब मैं देखता हूँ, तो रिसेंटली जो उन्होंने गोवा का मार्केट अपने को समझा, आपने देखा होगा विलास का, उन्होंने भी वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, और वहाँ पे कितना % रिटर्न आ रहा है। रिसेंटली फिर दुबई का मार्केट स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे आपने बोला, क्रिस्प कैलकुलेशन है, एकदम डिटेल्ड कैलकुलेशन है, और पूरा बिजनेस मॉडल समझा देते हैं कि ये ऐसा होगा। तो सुनने में डेफिनेटली नॉलेज तगड़ा मिलता है कि ये ऐसा है, ये मेरा व्यू है, आपका व्यू आप देख लो, तो क्लैरिटी आती है। तो ऐसे तो डेफिनेटली अपन कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम वो भी यहाँ पे आ पाए, है ना। अगर अक्षत सर आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे आना है, ये मैं यहाँ पे इसी पॉडकास्ट के थ्रू बोल दूंगा, रिक्वेस्ट, ठीक है। दूसरी बात मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगा कि ऑडियंस आपको किसको इस सीट पे नेक्स्ट टाइम देखना है, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, आप लोग कमेंट कर दो। जो सबसे ज़्यादा नाम आएगा, सिंपली वो स्क्रीनशॉट अपन उनको भेज देंगे और उनको बोलेंगे कि देखो भाई, ऑडियंस की डिमांड है, आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। और अगर ये जो मेरा इनिशिएटिव है, यंग माइंड्स या फिर यंग लोग जो है उनको इंस्पायर करने का, फाइनेंस के पर्सपेक्टिव को ज़्यादा फोकस करना है अपने को। जैसे सर आए, सर ने पूरी तरह से फाइनेंशियल जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, यंग लोग है वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें खुल के बताइए। और भी डिटेल में अपन इस तरीके से जो फाइनेंस, लोगों के अंदर का फाइनेंस है, उसको बाहर निकालने वाले हैं। तो आपको ये इनिशिएटिव पसंद आए तो इस पॉडकास्ट को लाइक करो। सर का चैनल है वीपी फाइनेंशियल्स, डेफिनेटली आप उनके लाइव ट्रेड्स देखो। जेन्युइनली मैं बताऊंगा कि जो एक ट्रेडर की साइकोलॉजी है ना, मेरे को तो आप देखते ही हो, लेकिन उनको भी देखो, मैं रिकमेंड करूंगा, आपको मज़ा आएगा। आपको ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, लिटरली मतलब मज़ा आएगा, लाइव ट्रेड्स वगैरह देख के मज़ा आएगा, ये मैं बोलूँगा आपको। तो ठीक है, इस पॉडकास्ट को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। आपको जो भी आपके लाइफ में अचीव करना है, ये आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो, ऐसा हम दोनों भी विश करते हैं आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो, दिस पॉडकास्ट, एंड थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।